विनाशकारी जादूगर सी 291 अध्याय 291 291 तारांकन अध्याय 291 वापसी हैरान बाय शेन। तारांकन अगाध संसार हरी लपटों से घिरा हुआ था। इस विशाल संसार में बलवान और दुर्बल के बीच भेद भी मौजूद थे। अगाध अग्नि का रंग जितना गहरा होगा, अगाध ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, और उसमें निवास करने वाले राक्षस उतने ही शक्तिशाली होंगे। जिन क्षेत्रों में हरियाली गहरे काले रंग में बदल गई, वहां आग की लपटों के बीच भव्य महल खड़े थे। ये महल तो सुकुबस राजा के महलों से भी कहीं अधिक विशाल और भव्य थे। भीतर से सांसों की एक श्रृंखला गूंज उठी। मेरे बेटे को मारने की हिम्मत किसने की? काले आकाश के दानव राजा के नाम पर रसातल आत्मा की मोहर के साथ पुनर्जीवित हो जाओ। महल के नीचे गहरे हरे रंग की लपटें सामूहिक रूप से उबल रही थीं। ज्वालामुखी विस्फोट की तरह वे आकाश में ऊपर उठे और महल को अपनी चपेट में ले लिया। ज्वालाओं के बीच धीरे धीरे एक उच्च कोटि का दानव प्रकट हुआ। पहले एक परछाई के रूप में, फिर धीरे धीरे ठोस रूप लेते हुए। कुछ मिनट बाद ये पूरी तरह से बन गया था। अंततः गहरे हरे रंग की लपटें शांत हो गईं, और केवल दानव ही हवा में लटका रह गया। इसे रसातल की अग्नि में पुनर्जीवित किया गया था। ब्लैक स्काई डेमन चाइल्ड को पुनर्जीवित किया गया, लेकिन उसका स्तर, जो मूल रूप से 64 था, पुनर्जीवन के बाद घटकर 60 हो गया। यह मुश्किल से ही उच्च स्तर के दानव की सीमा को बनाए रख पाया। इसकी आभा कमजोर थी, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उसके पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे, और यद्यपि उसका पुनर्जन्म हो चुका था, फिर भी उसके चेहरे पर मृत्यु के क्षण का भय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जाति की परवाह किए बिना जीवन और मृत्यु के बीच एक बड़ा भय होता है। ब्लैक स्काई डेमन चाइल्ड को ठीक होने में काफी समय लगा। उसके सामने धीरे धीरे एक विशालकाय दानव की छाया प्रकट हुई। इसने आकाश को ढक लिया, और जब ये प्रकट हुआ तो अंतरिक्ष भी कांप उठा। शाश्वत रूप से जलती हुई अगाध अग्नि ने मानो प्रणाम किया हो। काले आकाश के दानव बालक ने दानव छाया को आदरपूर्वक प्रणाम किया और शून्य में घुटने टेकते हुए कहा, पुत्र, पिता राजा को मेरा प्रणाम। ब्लैक स्काई डेमन किंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें किसने मारा? ब्लैक स्काई डेमन चाइल्ड ने कहा, मैंने स्वयं को नष्ट कर दिया। उसने उन घटनाओं का वर्णन किया, और आत्मा विनाश के उस क्षण को याद करते हुए अब भी उसके मन में एक भय का भाव बना हुआ था। ब्लैक स्काई डेमन किंग ने धैर्यपूर्वक सुना और चुप रहा। आसपास का वातावरण कांप उठा और अगाध अग्नि अपने मिजाज के अनुसार बदलती हुई मुड़ने लगी। उसकी हर हरकत का असर आसपास के वातावरण पर पड़ता था। काफी देर बाद उसने कहा, जादूगर, मानव जाति का एक नया पेशा। यह एक प्रतिभा आधारित पेशा होना चाहिए, काफी अच्छा लगता है। संभवतः उनकी मृत्यु नहीं हुई। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की रक्षा मानव जाति अवश्य करेगी। लेकिन अगर पुनर्जीवित भी हो जाए, तो ठीक होने में कम से कम 1 साल लगेगा। पहले आप जाकर अच्छे से आराम कर लीजिए। ठीक होने के बाद इस नुकसान की भरपाई के लिए अपना प्रशिक्षण जारी रखिए। जैसे ही उसने बात की, ब्लैक स्काई डेमन किंग के शरीर से एक बाल गिर गया। बाल हवा में ही एक गहरे काले भाले में बदल गए और अंततः ब्लैक स्काई डेमन चाइल्ड के हाथ में जा गिरे। काले आकाश के दानव बालक ने आदरपूर्वक स्वीकार किया, समझ गया। ये वापस महल में उड़ गया। ब्लैक स्काई डेमन किंग रसातल लोक में ही रुका रहा और दूर तक देखता रहा। मुझे सुकुबस की उपस्थिति का आभास हो रहा है। लगता है मुझे सुकुबस किंग से पूछना होगा। उसके गायब होने के बाद रसातल की आग फिर से भयंकर रूप से जलने लगी। उस स्थान पर फिर से शांति छा गई। ... लिन मोयू ने पहली बार किसी के द्वारा उड़ा दिए जाने का अनुभव किया, और यह काफी रोमांचकारी था। एक अज्ञात हथियार लिए हुए 64वें स्तर के एक दानव ने स्वयं को नष्ट कर लिया। उसकी शक्ति अकल्पनीय थी। हड्डियों का कवच 1 सेकंड भी नहीं टिक पाया। लिन मोयू की स्मृति में इस तरह का हमला केवल 2 बार ही हुआ था। एक समय ये ज्वाला दानव राजा की मृत्यु किरण थी। दूसरा प्राचीन फीनिक्स का काला अग्नि उल्कापिंड था। सौभाग्य से समन लाइफ कनेक्शन मौजूद था। लिन मोयू ने समनिंग स्पेस में कंकालों की हालत देखी। कंकालों के साथ साथ लिच जनरलों को भी गंभीर चोटें आई थीं। कंकालों की सुनहरी हड्डियां घनी दरारों से ढकी हुई थीं। लिच जनरलों की भी यही हालत थी, उनकी सूखी त्वचा पर जगह जगह घाव थे। हालांकि वे मौत के कगार पर नहीं थे, लेकिन वे आधे से ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके थे।
समन लाइफ कनेक्शन और डैमेज ट्रांसफर के बिना इस बार उसकी आधी से ज्यादा मरे हुए सैनिकों की सेना नष्ट हो जाती। इसका खर्च बहुत अधिक होता। लेकिन अब मरे हुए लोगों की सेना केवल सामूहिक रूप से घायल हुई थी और सम्मन स्थान में जल्द ही ठीक हो जाएगी। लिन मोयू ने खुद को कुछ हद तक भाग्यशाली महसूस किया। शाश्वत युद्ध क्षेत्र शांत बना रहा और विशाल युद्ध क्षेत्र में पर्वत का ढहना नगण्य था। यह समुद्र में पानी की एक बूंद गिरने जैसा था जिससे कोई हलचल भी नहीं हुई। पहाड़ के खंडहरों में एक सफेद रोशनी चमकी जो एक किरण की तरह सीधे आकाश की ओर जा रही थी। अपनी प्रबल भेदन क्षमता के कारण हड्डी के नुकीले कांटों ने चट्टानों को चकनाचूर कर दिया। लिन मोयू की उंगलियां हल्की सी चमक उठी और उसने हड्डियों के नुकीले टुकड़ों का उपयोग करके खंडहरों से एक रास्ता बनाया। युद्ध क्षेत्र के शाश्वत प्रकाश को फिर से देखकर लिन मोयू ने एक लंबी सांस ली। वापस जाने का समय हो गया है। एक समतल जमीन ढूंढकर उसने एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल निकाला और उसे सक्रिय कर दिया। स्क्रॉल अपने आप खुल गया और तेजी से चमकने लगा। इसने तुरंत लिन मोयू के पैरों के पास एक बार इस्तेमाल होने वाला टेलीपोर्टेशन एरे बना दिया। शाश्वत युद्ध क्षेत्र को छोड़ने के लिए अंतरिक्ष को भेदना और लंबी दूरी तय करना आवश्यक था। एक टेलीपोर्टेशन एरे की आवश्यकता थी जो कि टेलीपोर्टेशन स्टोन से संभव नहीं था। 2 मिनट बाद टेलीपोर्टेशन एरे से एक तेज रोशनी निकली जिसने लिन मोयू को वहां से दूर कर दिया। 2 अलग अलग स्थानों को पार करने से लिन मोयू को टेलीपोर्टेशन का बिल्कुल अलग अनुभव मिला। इस समय उसे निंग यी की याद आई जिसे टेलीपोर्टेशन से डर लगता था। अगर उसे अंतरिक्ष पार टेलीपोर्टेशन से गुजरना पड़े तो यह उसके लिए और भी कठिन होगा। हल्की सी मुस्कान के साथ लिन मोयू के होंठ मुड़ गए। कुछ मिनट बाद उसके पैर फिर से जमीन पर टिक गए। चाय की जानी पहचानी खुशबू और बांस के जंगल से होकर बहने वाली हवा की आवाज ने उसका स्वागत किया। लिन मोयू बाय शेन के आंगन में लौट आई थी। मेंग एनवेन अकेले चाय पी रही थी। उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली। तुम वापस आ गए। लिन मोयू ने मेंग एनवेन को प्रणाम किया। प्रणाम मास्टर मेंग। मेंग एनवेन ने गुनगुनाते हुए जवाब दिया, थोड़ी देर आराम करो, तुम्हारे शिक्षक जल्द ही वापस आ जाएंगे। लिन मोयू चाय की मेज के पास बैठी और मेंग एनवेन के लिए चाय बनाने लगी। पहले युद्ध क्षेत्र में वीरों के हॉल में बाय येयुवान और मो जिंगहाई अभी भी वहीं बैठे थे। इस दौरान उनमें से कोई भी कहीं नहीं गया था। लिन मोयू की आत्मा की छाप शाश्वत युद्ध क्षेत्र में पहली बार प्रवेश करने की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। इससे संकेत मिलता है कि उसने इटर्नल बैटलफील्ड में अपना स्तर बढ़ा लिया था। मो यून की हालत पहले जैसी ही थी, बस उसमें थोड़ा सुधार हुआ था। उन्हें किसी तरह के खतरे का एहसास नहीं हुआ, इसलिए वे अपेक्षाकृत निश्चिंत थे। अचानक बाय येयुवान दिल खोलकर हंस पड़ी। वह शरारती बच्चा वापस आ गया है। लिन मोयू की बाय शेन के आंगन में वापसी से उसकी आत्मा की छाप में बदलाव आया, जिसे बाय येयुवान ने सटीक रूप से पहचान लिया। मो यून अभी तक वापस नहीं लौटी थी, लेकिन कोई खतरा नहीं था। मो शिंगहाई ने कहा, यह अच्छी बात है कि वह वापस आ गया है। बाय येयुवान खड़ी हो गई और बोली, बूढ़े मो, मैं पहले वापस जा रही हूँ। मो शिंगहाई भी खड़ा हो गया और बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हारे छात्र से मिलना चाहता हूँ। उन्हें लिन मोयू के बारे में जानने की उत्सुकता थी। बाय येयुवान के मानदंड बहुत ऊंचे थे, और जिसे भी वह शिष्य के रूप में स्वीकार करता था और असाधारण प्रतिभा कहकर उसकी प्रशंसा करता था, वह स्वाभाविक रूप से एक शीर्ष प्रतिभा का धनी होता था। किस हद तक, ये तो उसे खुद ही देखना होगा। मो शिंगहाई भी अपनी पोती के साथ उसकी तुलना करना चाहता था ताकि यह पता चल सके कि कौन अधिक शक्तिशाली है। बाय येयुवान दिल खोलकर हंसी, तो चलिए देखते हैं कि उस लड़के ने शाश्वत युद्ध क्षेत्र में क्या हासिल किया। वीरों के हॉल के दरवाजे एक गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गए, जिससे गंभीरता का माहौल छा गया। संपूर्ण मानव जगत में केवल मुट्ठी भर लोग ही नायकों के हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। लिन मोयू के शाश्वत युद्ध क्षेत्र में रहने के दौरान केवल बाय येयुवान और मो शिंगहाई ही नायकों के हॉल में मौजूद थे, कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाया था। कुछ मिनट बाद बाय येयुवान और मो शिंगहाई बाय शेन के आंगन में लौट आए। लिन मोयू को सुरक्षित देखकर बाय येयुवान खुशी से हंस पड़ी। बच्चे, बुरा नहीं है, अब तुम 35वें स्तर पर हो। लिन मोयू ने आदरपूर्वक बाय येयुवान को प्रणाम करते हुए कहा, शिष्य गुरु को प्रणाम करता है।
फिर उन्होंने मो शिंगहाई को प्रणाम करते हुए कहा, यह अवश्य ही गुरु मो होंगे। नमस्कार गुरु मो शिंगहाई चौंक गया, उसे यकीन था कि वह लिन मोयू से पहले कभी नहीं मिला था। तुम मुझे जानते हो? लिन मोयू ने कहा, आप मिस मो यून से 60% मिलती जुलती हैं। मैं जरूर सही हूँ। मो शिंगहाई और मो यून में वाकई कुछ समानता थी, और लिन मोयू मूर्ख नहीं थी। पूरी मानव जाति में केवल कुछ ही सम्मन बाय युवान के बराबर खड़े हो सकते थे। स्वाभाविक रूप से वह अनुमान लगा सकता था। मो जिंगहाई ने लिन मोयू को आकार दिया। स्तर 35, नेक्रोमेंसर, एक नया पेशा जिसके फिलहाल कोई अन्य स्पष्ट लक्षण नहीं है। बाय युवान चलकर पास आए और बैठ गई। बताओ, तुमने शाश्वत युद्ध क्षेत्र में क्या अनुभव किया? क्या तुम्हें कोई अच्छे अवसर मिले? लिन मोयू ने अपने अनुभवों का वर्णन किया। उन्होंने मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया और छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने शेंझोऊ कड़ाही के बारे में कुछ भी नहीं बताया। शाश्वत युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसका सामना सबसे पहले आत्मा भक्षक कृमि राजा से हुआ, और फिर उसने आत्मा भक्षक कृमि माता को मार डाला। उसे गलती से प्राइमल रून प्राप्त हो गया। रास्ते में उसका पीछा रसातल के राक्षसों और ड्रैगनों ने किया, और यह सब उसकी सैन्य योग्यताओं में परिणत हुआ। फिर उसने पृथ्वी स्पर्श ड्रैगन देवता को मार डाला। इंतजार। बाय युवान ने अचानक हस्तक्षेप करते हुए लिन मोयू के वर्णन को रोक दिया। उसने सदमे को दबाते हुए और शांत रहने की कोशिश करते हुए लगातार 3 कप चाय पी ली। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुमने कहा था, तुमने आत्मा भक्षक कृमि माता को मार डाला। लिन मोयू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। मो शिंगहाई ने पूछा, क्या तुमने पृथ्वी स्पर्श ड्रैगन देवता को भी मार डाला? ये सही है, लिन मोयू ने सहज भाव से उत्तर दिया। बाय युवान और मो जिंगहाई अपना सदमा छिपा नहीं सके। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, और स्पष्ट रूप से उनके मन में ये शब्द थे, असंभव। वहां सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद मेंग एनवेन अचानक बेहद खुश होकर हंस पड़ी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 292। अध्याय 292, 292। अध्याय 292, क्या तुमने अजगर की मांद पर छापा मारा? पुस्तक अध्याय 292, क्या तुमने अजगर की मांद पर छापा मारा? लिन मोयू को समझ नहीं आया कि मेंग एनवेन किस बात पर हंस रही थी। इसमें हंसी की क्या बात है? मेंग एनवेन जितना अधिक हंसे, बाय युवान और मो जिंगहाई को उतना ही अजीब महसूस हुआ। लिन मोयू को लगा कि इसके पीछे कोई कहानी हो सकती है। मो शिंगहाई ने चिढ़कर कहा, बूढ़े मेंग, तुम किस बात पर हंस रहे हो? बाय युवान समझ गई कि मेंग एनवेन किस बात पर हंस रही है, और वह भी हंसने लगी। किस बात पर हंस रही हो? क्या तुम इससे बेहतर कर सकती थी? मेंग एनवेन हंसते हुए बोली, उस समय तुम दोनों ने मिलकर आत्मा भक्षक रानी से लड़ाई की थी। आत्मा भक्षक राजा द्वारा तुम्हें भगाए जाने से पहले तुम उसका चेहरा भी नहीं देख पाए थे। बाद में तुम अनिच्छुक थे और पृथ्वी ड्रैगन देवता को खोजने चले गए। तुमने आधे घंटे तक लड़ाई लड़ी और लगभग जहर से मरते मरते बचे। तुम बेहद दुखी थे। बाय युवान रुकी और बोली, उस समय तो तुम हमारे साथ शामिल नहीं हुए थे, और अब तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। मेंग एनवेन ने कहा, मुझे पता था कि मैं जीत नहीं सकती, तो खुद को शर्मिंदा क्यों करूं? बाय युवान ने नाक सिकोड़ी और मेंग एनवेन को अनदेखा कर दिया। वे दोनों लड़ाइयां उसकी कुछ गिनी चुनी हारों में से थीं। दाग तो नहीं है, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता। मेंग एनवेन अक्सर इस बात को लेकर उसे चिढ़ाती थी। इस बार मो शिंगहाई को भी घसीट लिया गया। उस समय बाय युवान ने मो शिंगहाई को बॉस से मिलकर लड़ने के लिए राजी किया था, लेकिन वे असफल रहे। लिन मोयू हैरान रह गई। क्या बॉस इतना मुश्किल था? उस समय तो बाय युवान भी उसे हरा नहीं पाई थी। बाय युवान ने असहजता को कम करने के लिए खांसते हुए पूछा, आत्मा भक्षक रानी और राजा ने कौन से खजाने गिराए? लिन मोयू ने सच्चाई से उत्तर दिया, 3 मूल्यवान वस्तुएं थीं, आत्मा क्रिस्टल, आत्मा रत्न और आत्मा भक्षक अंडे। सोल क्रिस्टल 15 पीस, प्रत्येक स्थायी रूप से आत्मा को 1000 अंक बढ़ाता है। उपयोग की कोई सीमा नहीं है। सोल जेम्स आत्मा की पुनर्प्राप्ति गति को स्थायी रूप से बढ़ाते हैं। और सोल डेवोरर अंडे से सोल डेवोरर क्वींस निकल सकती हैं। बाय युवान फिर से चौंक गई, क्या तुमने सोल क्रिस्टल और सोल जेम का इस्तेमाल किया? मैंने किया। इन वस्तुओं की बदौलत लिन मोयू को प्राचीन युद्ध क्षेत्र में काफी सुविधा मिली।
अन्यथा केवल पृथ्वी ड्रैगन देवता ही उसके लिए सिरदर्द बन जाते। सैन्य उपचार दवाओं के बावजूद भी उसकी आत्मा शायद उतनी जल्दी ठीक ना हो पाए। इसके अलावा बढ़ी हुई आत्मा की बदौलत मरे हुए सैनिकों की सेना को फिर से मजबूत करना भी संभव हो पाया। बाय यीयुआन ने आगे पूछा, अब तुम्हारा आध्यात्मिक गुण क्या है? लिन मोयू ने जांच की। 22,300। बाय यीयुआन को इस पर मुश्किल से ही विश्वास हुआ, और मो शिंगहाई ने कहा, कितना जोश है। यह आध्यात्मिक गुण 40वें स्तर के जादूगर से भी अधिक था। लेकिन लिन मोयू का स्तर केवल 35वां था। उसने अभी तक अपना दूसरा जॉब चेंज पूरा नहीं किया था, इसलिए उसके गुणधर्मों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। बाय यीयुआन हंसते हुए बोली, उच्च मनोबल अच्छा है। आप जितनी अधिक सीमाएं तोड़ेंगे, पेशे के उत्थान की संभावना उतनी ही अधिक होगी। भले ही आपको दिव्य चयन गुप्त क्षेत्र न मिले या दिव्य शक्ति प्राप्त न हो, आपके वर्तमान मनोबल के साथ पेशे का उत्थान निश्चित है। जारी रखिए। आपने पृथ्वी ड्रैगन देवता को कैसे हराया और आपको क्या मिला? वह बहुत शक्तिशाली है। लिन मोयू ने बताया कि उसने पृथ्वी ड्रैगन देवता से कैसे निपटा, और एक छोटे से राक्षस का जिक्र किया जो उसे वहां ले गया था। उसने ये भी बताया कि दानव ने उस पर कोई निशान छोड़ दिया था, लेकिन उसे इसका पता नहीं चला। मो शिंगहाई द्वारा बुलाए गए जानवर ने लिन मोयू को ढकने के लिए एक पवित्र प्रकाश उत्सर्जित किया। लिन मोयू ने मो झिंगहाई को ईमानदारी से धन्यवाद दिया। धन्यवाद मिस्टर मो शिंगहाई ने हाथ हिलाते हुए कहा, जारी रखो। पृथ्वी ड्रैगन देवता ने क्या गिराया? उस समय पृथ्वी के ड्रैगन देवता से बुरी तरह हारने के कारण उसके मन में उनके प्रति गहरी दुश्मनी थी। मुख्यतः विषैले रत्न और विषैले क्रिस्टल। लिन मोयू ने उनके प्रभावों के बारे में बताया। मो शिंगहाई ने बुदबुदाते हुए कहा, आत्मा भक्षक रानी की तुलना में पृथ्वी ड्रैगन देवता कहीं अधिक कमजोर है। बाय यीयुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, जरूरी नहीं। पॉइजन स्टार रिंग की क्षमता को देखते हुए जहर से जुड़ी क्षमताएं बहुत दुर्लभ हैं, मनुष्यों में इन्हें पाना मुश्किल है। वास्तव में विष से संबंधित कौशल दुर्लभ हैं। इस बार वे पहले की तरह हैरान नहीं थे। लिन मोयू ने आगे बताया कि कैसे उनकी मुलाकात मो यून से हुई और उन्होंने मूल रून के सम्मेलन को पूरा किया। जैसे ही सम्मेलन पूरा होने वाला था, राक्षसों ने उस पर फिर से हमला कर दिया। एक के बाद एक घटना इतनी भयानक थी कि अनुभवी देव स्तरीय बाय यीयुआन भी स्तब्ध रह गई। खासकर यह सुनकर कि मो यून को भी मूल रून प्राप्त हो गया था। मो शिंगहाई इतना हैरान था कि उसने चाय का कप बिना पिए या नीचे रखे ही पकड़े रखा। आमतौर पर शांत रहने वाले मेंग एनवेन ने भी अपनी आंखें खोल ली। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिन मोयू को महज 2 महीने से थोड़े अधिक समय में इतना कुछ अनुभव करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी घटना लोगों को कई दिनों तक सदमे में डाल देगी। कुल मिलाकर उन्होंने इन महारथी विशेषज्ञों को भी डरा दिया। बाद में हम दोनों ने मिलकर दिव्य चयन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया और दिव्य शक्ति प्राप्त की। फिर मेरी मुलाकात एक संग्राहक से हुई और हमने कई बार हॉट ऑफ द अर्थ कालकोटरी में जाकर चीजें इकट्ठा की। मुझे कुछ अर्थ हार्ट्स और अर्थ जेम्स मिले। लिन मोयू ने अर्थ हार्ट्स और अर्थ जेम्स को बाहर निकाला। वहां 10 अर्थ हॉट और 2 अर्थ जेम थे। लिन मोयू ने अपने लिए और शी शिंगॉन के लिए इनमें से दो चीजें रख ली। मेंग एनवेन की आंखें चमक उठी और उसने अपने लिए एक अर्थ हॉट को बुलाया। ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद मेंग एनवेन ने आह भरी, इनके साथ मनुष्य शायद एक बार फिर पृथ्वी योद्धा के जन्म को देख पाएंगे। ये निश्चित नहीं है, केवल एक संभावना है। मेंग एनवेन सतर्क थी और अनिश्चित घटनाओं के बारे में कभी भी निश्चित बयान नहीं देती थी। बाय यीयुआन भी उत्साहित थी। इंसानों के पास अर्थ नाइट हुए कितने साल हो गए हैं? लिन मोयू ने कहा, मैंने 2 अर्थ हॉट और 2 अर्थ जेम रखे हैं। मेरा एक दोस्त है जो पैलाडिन है और मैं उसे नौकरी बदलने के लिए ये देना चाहती हूँ। बाय यीयुआन ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा दोस्त नौकरी बदलने के लिए तैयार हो जाए, तो शियाजिंग शहर आ जाना। मैं उसकी मदद करूंगा, जिससे उसके पेशेवर उत्थान की सर्वोत्तम संभावना सुनिश्चित होगी। धन्यवाद शिक्षक। मेंग एनवेन ने अर्थ हार्ट्स और अर्थ जेम्स एकत्र करते हुए कहा, लिन, तुमने मानवता के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। लिन मोयू ने तुरंत कहा, यह मेरा कर्तव्य है। बाद में ज्वाला दानव राजा ने एक रसातल प्रेत को भेजकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। फिर मो यून को ड्रैगन हॉल मिल गया और मैं वहां खेती करने चला गया। लिन मोयू ने अपनी कहानी समाप्त की।
उन्होंने मुख्य क्षेत्र या प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन शरीर का उल्लेख नहीं किया। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और प्राचीन फीनिक्स द्वारा पीछा किया जाना शर्मनाक था। अब उसे बाय यीयुआन की भावनाओं का अर्थ समझ आ गया था। मो शिंगहाई ने धीमी आवाज में पूछा, मुझे याद है कि ड्रैगन हॉल कालकोठरी में बहुत संघर्ष हुआ था। बाय यीयुआन ने कहा, हाँ, जब हम वहां पहुंचे थे तब भयंकर युद्ध हुआ था। लिन मोयू ने कहा, जब मैं वहां पहुंची तो तीनों जातियां आपस में लड़ रही थी। मैं तुरंत अंदर घुस गई। जब मैंने प्रवेश किया तो कई मानव दल मेरे पीछे आए। फिर उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और कालकोठरी के बाहर कोई नहीं था, सभी अंदर ड्रैगन क्रिस्टल की खेती कर रहे थे। बाय यीयुआन को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये बात समझ में आती थी। लिन मोयू के कारण तीनों जातियों के बीच संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते सभी को कालकोठरी में प्रवेश करना पड़ा। लिन मोयू ने अचानक कहा, शिक्षक, मैंने काले ड्रैगन को मार डाला और एक ड्रैगन किंग टोकन प्राप्त किया, जिससे मुझे निचले स्थान के ड्रैगन किंग हॉल कालकोठरी में प्रवेश मिल गया। बाय यीयुआन फिर से चौंक गई। ड्रैगन किंग टोकन, ये तो कई लोगों का सपना होता है, लेकिन इसे कुछ ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। ड्रैगन किंग हॉल का तहखाना निचले हिस्से में है। जब आप वहां जाएंगे तो आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेंग एनवेन ने बाय यीयुआन के बारे में स्पष्ट रूप से कहा, वह ड्रैगन किंग हॉल नहीं गया है। बाय यीयुआन ने ठंडे लहजे में कहा, बूढ़े मेंग, यह उचित नहीं है। मेंग एनवेन हंसते हुए बोली, अगर मार सकते हो तो मारो। लिन मोयू ने अपने पुराने दोस्तों को देखा और 200 ड्रैगन क्रिस्टल निकाले। गुरुजी, ये बचे हुए ड्रैगन क्रिस्टल हैं। इतने सारे। बाय यीयुआन और मो जिंगहाई खड़े हो गए। ड्रैगन क्रिस्टल का ढेर देखकर वे दंग रह गए। बाय यीयुआन ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने ड्रैगन हॉल में कितनी बार खेती की? क्या तुमने ड्रैगन के ठिकाने पर छापा मारा? लिन मोयू की रेगिस्तानी फलों के लिए अत्याचारी कालकोठरी में लगातार खेती करने की याद करके बाय यीयुआन को विश्वास हो गया कि वह भी ऐसा कर सकता है। लिन मोयू ने कहा, इनमें से अधिकांश अगाध राक्षसों और ड्रैगनों से आए थे। लिन मोयू ने बताया कि उसने किस तरह दरवाजा बंद कर दिया था। तभी उनकी नजर लिन मोयू के कंधे पर लगे साजंट के बैच पर पड़ी, जो उसके बालों में छिपा हुआ था। एक स्वर्ण पदक, साहित्य, संपर्क, सेवा की शर्तें, विनाशकारी जादूगर, सी 293, अध्याय 293, 293, अध्याय 293, तुम पहले जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। पुस्तक अध्याय 293, तुम पहले जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। गोल्डन सार्जेंट बैज, लिन, कर्नल, और वो भी एक सितारा कर्नल। कर्नल बनने के लिए 100,000 सैन्य योग्यताएं आवश्यक है। एक स्टार कर्नल बनने के लिए 1000,000 सैन्य योग्यताएं आवश्यक है। उसके बाद प्रत्येक 10 लाख सैन्य उपलब्धियों पर एक सितारा जुड़ जाता है। लिन मुयू का स्तर केवल 35 है और वह पहले ही एक सितारा कर्नल बन चुकी है। कोई कल्पना कर सकता है कि उसके हाथों कितने राक्षस और अजगर मारे गए होंगे। मो शिंगहाई ने आह भरी, चेंग चेंग, जैसा कि इतिहास में कभी भी 35वें स्तर का एक सितारा कर्नल नहीं देखा गया है। बाय यीयुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने तो 45वें स्तर का कर्नल भी नहीं देखा है। एक सितारा कर्नल बनना आसान नहीं है, ये वास्तव में हत्याओं के माध्यम से अर्जित किया जाता है। लगभग हर स्टार रैंक वाले कर्नल को दानव संहारक माना जा सकता है। सेना में एक सितारा कर्नल का दर्जा कम नहीं होता। इतना ही नहीं, एक बार लिन मुयू सेना में शामिल होने का फैसला कर लेता है, तो वह कम से कम हजारों लोगों का नेतृत्व कर सकता है। सेना में पदों का कोई क्रम नहीं होता, केवल रैंकों का क्रम होता है। लिन मुयू ने अपनी कहानी को संक्षेप में इस तरह समाप्त किया, जिसमें उन्होंने वह सब कहा जो कहना आवश्यक था और वह नहीं कहा जो नहीं कहा जाना चाहिए था। मो शिंगहाई ने आह भरते हुए प्रस्थान किया और वीरों के हॉल में लौटकर मो यून के आत्मा चिन्ह का प्रतिदिन अवलोकन करना जारी रखा। अगर मो यून खतरे में है, तो मो शिंगहाई आत्मा चिन्ह के माध्यम से कोई रास्ता निकाल सकता है। कम से कम वह मो यून को तुरंत पुनर्जीवित कर सकता है। बाय यीयुआन ने चाय की मेज पर हल्के से थपथपाया, जिस पर रखा ड्रैगन क्रिस्टल पहले ही हटा दिया गया था। ड्रैगन क्रिस्टल हॉट ऑफ द अर्थ से भिन्न होते हैं। अर्थ नाइट का संबंध पूरी मानव जाति से है, इसलिए मेंग एनवेन ने इसे बिना किसी औपचारिकता के स्वीकार कर लिया। ड्रैगन क्रिस्टल लिन मुयू की निजी वस्तु है और वे इसे नहीं लेंगे।
बाय युवान ने लिन मुयू की ओर देखते हुए एक शरारती मुस्कान दिखाए और कहा, अब हम तीनों ही बचे हैं, आपको जो कहना है कहिए। बाय युवान, जो वृद्ध और बुद्धिमान थी, ने स्वाभाविक रूप से सुना कि लिन मुयू के मन में कुछ अनकही बातें रह गई थी। लिन मुयू ने सबसे पहले बाय युवान द्वारा दी गई चीजें निकाली, और बाय युवान ने केवल उन्नत शीतलन ताबीज वापस ले लिया, बाकी सब कुछ लिन मुयू के पास छोड़ दिया। फिर लिन मुयू ने कछुआ ढाल निकाली और कहा, शिक्षक, इस उपकरण को देखिए। बस एक प्लेटिनम उपकरण। बाय युवान ने लापरवाही से एक जासूसी मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। बाय युवान की निगाहें बिजली की तरह लिन मुयू पर टिकी थीं। तुम कोर एरिया में दाखिल हो गई। लिन मुयू ने सिर हिलाते हुए कहा, बस थोड़ा सा, मुख्य क्षेत्र में मौजूद राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं, मैं और अंदर नहीं जा सकती। बाय युवान ने राहत की सांस ली, अच्छा हुआ कि तुम और गहरे नहीं गए, वरना तुम मर चुके होते। मुख्य क्षेत्र में मौजूद राक्षसों से खिलवाड़ करना उचित नहीं है, खासकर जब आप अकेले हो। लेकिन ये शील्ड वाकई बहुत अच्छी है, इसे टॉप टियर प्लेटिनम माना जाता है। अफसोस की बात है कि यह सिर्फ प्लेटिनम है, अगर ये लेजेंडरी होती तो एकदम परफेक्ट होती। लिन मुयू ने पूछा, क्या पौराणिक उपकरण वाकई इतने शक्तिशाली होते हैं? बाय युवान ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत मजबूत है, प्लेटिनम के बराबर तो नहीं। लेकिन ये ढाल अच्छी है, प्लेटिनम की ढालों में तो ये सबसे अच्छी में से एक है। इसके मूल्य का अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन ये 50 अरब से कम नहीं होना चाहिए। और यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसे इसकी आवश्यकता है, तो ये 100 अरब तक पहुंच सकता है। मेंग एनवेन ने कहा, आपको इसे पैसे के लिए बेचना ही जरूरी नहीं है। अगर समय सही हो तो आप इसे कई अच्छी चीजों के बदले में प्राप्त कर सकते हैं। इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे लाभों में से एक है। लिन मुयू ने कछुआ ढाल को एक तरफ रख दिया और ड्रैगन के कई उपकरण निकाल लिए। शिक्षक, क्या ये ड्रैगन उपकरण उपयोगी हैं? बाय युवान दंग रह गई, इस आदमी ने तो ऐसे काम भी कर दिए। इस पर वह केवल इतना ही कह सका, शाबाश। बाय युवान ने कहा, ड्रैगन के कुछ उपकरण हमारे अनुकूल हैं, कुछ नहीं। उनमें अंतर करना थोड़ा मुश्किल है, आप वास्तव में उन्हें लोहारों को बेच सकते हैं। वे उन्हें वापस लेने और फिर से गढ़ने के लिए तैयार होंगे, जिससे कचरे को खजाने में बदल दिया जाएगा। लिन मुयू समझ गई। ये कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। लिन मुयू ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि जब मैं ड्रैगन क्रिस्टल का उपयोग करती हूँ, तो मुझे एक अजीब सी आभा महसूस होती है, जिससे मुझे यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि प्रतिभा जागृति को पूरा करने के लिए कितने ड्रैगन क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। मेंग एनवेन ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा ने 20,000 की सीमा को पार कर लिया है, इसलिए आप इसे महसूस कर सकते हैं। जितना उच्चतर आत्मज्ञान होगा, उतनी ही अधिक संवेदनशील अनुभूति होगी। तो बस यही बात है, वह अनुभवहीन था। बाय युवान ने चाय की एक घूंट ली, तुमने दिव्य चयन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, दिव्य शक्ति प्राप्त की, और फिर किस स्तर तक पहुंचे? प्रत्येक दिव्य चयन गुप्त क्षेत्र मूल्यांकन विधि अलग अलग होती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, प्राप्त दिव्य शक्ति का अंतिम स्तर समान होता है। मेंग एनवेन ने हल्के से कहा, पूछने की जरूरत नहीं, मैं निश्चित रूप से तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। बाय युवान ने हैरानी से कहा, यह तो स्वाभाविक है कि छात्र गुरु से आगे निकल जाए, बेशक वह मुझसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। उस समय बाय युवान ने दिव्य चयन गुप्त क्षेत्र में अपनी दिव्य शक्ति को स्तर 5 तक बढ़ाया, जो कि पूरी मानव जाति के सर्वोच्च रिकॉर्ड के बराबर था। यह एक मशहूर कहानी थी। अनगिनत लोगों का लक्ष्य बाय युवान से आगे निकलने का था, जिनमें मो यून भी शामिल था। अभी अभी मो शिंगहाई की उपस्थिति में लिन मुयू ने जानबूझकर इसका जिक्र नहीं किया। लिन मुयू फुसफुसाए, स्तर 30, सिर्फ लेवल 3। बाय युवान थोड़ी निराश हुई, फिर अचानक हैरानी से उछल पड़ी, तुमने क्या कहा? फिर से कहो। लिन मुयू ने कहा, स्तर 30। बाय युवान चौंक गया, उसका चेहरा भावहीन हो गया, हाथ में पकड़ा चाय का प्याला उसने लगभग कहीं फेंक दिया। वह गुस्से में चाय की मेज ही पलटने वाला था। मेंग एनवेन ने बाय युवान के खोए हुए चेहरे का मजाक उड़ाते हुए दिल खोलकर हंसी। बाय युवान, जो अभी भी सदमे में थी, ने कहा, यह कैसे संभव है? लिन मुयू ने सावधानी से कहा, दरअसल अब ये 35वें स्तर पर है। बाय युवान के चेहरे के भाव देखकर लिन मुयू बोलने में हिचकिचाए। स्तर 35। बाय युवान ने लिन मुयू की पेशेवर विशेषताओं के बारे में सोचा।
जब तक वह अपने कौशल के स्तर तक पहुंच सकता है, तब तक वे सभी एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से दैवीय शक्ति इतनी विशेष होती है कि वह स्तर भी बढ़ा सकती है। ये सोचकर बाई युवान केवल इतना ही कह सकी, विकृत। उन्हें उम्मीद थी कि लिन मुयू उनसे आगे निकल जाएगी, लेकिन साथ ही उन्हें गहरा झटका भी लगा और थोड़ा निराश महसूस करते हुए उन्होंने कहा, तुम पहले जाकर आराम करो, मैं अकेला रहना चाहता हूं। लिन मुयू ने आज्ञाकारी होकर बाई शेन के आंगन से प्रस्थान किया। लिन मुयू के जाने के बाद बाई शेन के आंगन में मेंग अनवेन की विजयी हंसी गूंज उठी। कैसा लग रहा है, चोट लगने का दर्द? मेंग अनवेन बहुत खुश था। बाई येयुवान को दर्द में देखना ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। बाई येयुवान ने दृढ़ता से कहा जाता है कि शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है। मैं एक शिक्षक बनकर खुश हूं, लेकिन आपके हाव भाव से ऐसा नहीं लगता। यह तो बस सदमा है। क्या तुम सदमे को समझते हो? बेवकूफ, तुम नहीं समझते कि सदमा क्या होता है। मुझे लगता है कि यह सदमा नहीं, बल्कि डर है। सदमा हो या डर, जो भी हो, लिन जितनी मजबूत होगी, मैं उतना ही खुश रहूंगा। यह सच था, बाय युवान ने ईमानदारी से कहा। बाय युवान ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन लिन की ताकत इतनी अधिक होने के कारण अगला प्रशिक्षण कठिन होगा। मेंग अनवेन ने हंसते हुए कहा, सीधी सी बात है, उसे उसी रास्ते पर चलने दो जिस पर तुम पहले चली थी। देखो कि क्या वह और आगे जा पाता है। बाय युवान थोड़ा हैरान हुई, तुम्हारा मतलब है कि उसे लिन मुयू अकादमी लौट आए। वह आराम करने के लिए छात्रावास वापस नहीं गया और न ही वह अकादमी में रुका। उसने सीधे टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके किला नंबर 1 में प्रवेश किया। वह किला नंबर 1 में स्थित सैन्य कौशल प्रशिक्षण मैदान का उपयोग करना चाहता था। उसने कुछ समय पहले ही टॉक्सिक स्टार रिंग प्राप्त कर ली थी। हालांकि वह जब भी समय मिलता था अभ्यास करता था, फिर भी ये केवल स्तर 10 पर ही थी। उसकी सभी क्षमताओं में से फिलहाल केवल टॉक्सिक स्टार रिंग और कॉप्स एक्सप्लोजन ही पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं थे। उनके पेशे की विशेषताओं के अनुसार उनका स्तर जितना ऊंचा होगा, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा। इसलिए उसे सुबह जल्दी अभ्यास करना पड़ा। थकान की बात करें तो दैवीय शक्ति प्राप्त करने के बाद से उनकी थकान से उबरने की गति में काफी वृद्धि हुई थी। जब तक लगातार लड़ाइयां नहीं चलती, लिन मुयू को थकान महसूस नहीं होती थी। 35वें स्तर की दिव्य शक्ति के साथ उसकी थकान से उबरने की गति 35 गुना तेज थी। कुछ मिनटों के लिए ध्यान करना या कुछ मिनटों के लिए सोना पहले कई घंटों के बराबर था। लिन मुयू को ऐसा लग रहा था मानो वह एक निरंतर चलने वाली मशीन बन गया हो। यह एहसास बहुत अच्छा था, हमेशा ऊर्जावान बने रहने की क्षमता। लिन मुयू के आगमन ने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एक सितारा कर्नल का पद बहुत ही आकर्षक होता था। उच्च पदस्थ सेनापति दुर्लभ थे, और कर्नल पद के अधिकारी भी बहुत कम थे। जो लोग कर्नल के पद तक पहुंचे, वे सभी सच्चे योद्धा थे, जो सभी के सम्मान के पात्र थे। लेकिन लिन मुयू का स्तर केवल लेवल 35, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। किले संख्या 1 में गश्त कर रहे सैनिकों ने लिन मुयू को सीधे सलाम किया। उनकी आंखों में कट्टरता की चमक थी। भले ही उनका स्तर लिन मुयू से अधिक था, लेकिन यहां केवल पद मायने रखता था, स्तर नहीं। लिन मुयू ने भी उन्हें सलाम किया। शेनशिया के हर सैनिक सम्मान के पात्र थे। सैन्य कौशल प्रशिक्षण मैदान में पहुंचकर उन्होंने कुछ सैन्य योग्यताएं अर्जित की। कर्नल बनने के बाद सभी झाओ गुड सुविधाओं के उपयोग शुल्क आधे कर दिए गए। लिन मुयू के लिए सैकड़ों या हजारों सैन्य योग्यताएं खर्च करना कुछ भी नहीं था। उसने बहुत तेजी से हत्याएं की, हर बार हजारों की संख्या में। सैन्य कौशल प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश करते ही उसकी मानसिक शक्ति तुरंत सक्रिय हो गई। ठीक होने की गति में काफी वृद्धि हुई। इसके अलावा लिन मुयू की वर्तमान प्राकृतिक रिकवरी गति 135 गुना है। ध्यान न करने पर भी ध्यान करने की तुलना में उनकी मानसिक पुनर्प्राप्ति की गति अधिक तेज थी। लिन मुयू ने कौशल डालना शुरू किया। प्रशिक्षण मैदान में टॉक्सिक स्टार रिंग में विस्फोट हो गया। जैसे ही उसकी मानसिक शक्ति कम हुई, वह तुरंत पुनः प्राप्त हो गई। लिन मुयू लगातार कौशल का प्रयोग करता रहा, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति की खपत की गति अभी भी बहुत धीमी थी। कौशल स्तर में भी तेजी से वृद्धि हुई। अपनी मानसिक शक्ति के 10वें हिस्से से भी कम का उपयोग करते हुए टॉक्सिक स्टार रिंग पहले ही लेवल 11 तक पहुंच चुकी थी।
जब उसकी मानसिक शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई, तब तक टॉक्सिक स्टार रिंग 17वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद लिन मुयू ने ध्यान करना शुरू किया और महज 10 मिनट में पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। कितना ताजगी भरा है, लिन मुयू ने खुशी से कहा। वर्तमान प्रशिक्षण का प्रभाव रेगिस्तानी फल से बेहतर था। लिन मुयू ने ड्रैगन गॉड का मांस खाया तक नहीं था, वरना उसे ध्यान करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दक्षता पहले से ही काफी अधिक थी, केवल 10 मिनट का अंतर था। ड्रैगन देवता का मांस खाने से कोई खास फायदा नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा बर्बादी और अनावश्यक है। साहित्य, संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 294। अध्याय 294। 294। अध्याय 294। धन्यवाद शब्द बहुत हल्के हैं, सैन्य आदेश पहाड़ों के समान है। पुस्तक अध्याय 294। धन्यवाद शब्द बहुत हल्के हैं, सैन्य आदेश पहाड़ों के समान है। काफी समय बाद लिन मुयू ने सैन्य प्रशिक्षण मैदान छोड़ दिया। टॉक्सिक स्टार रिंग आखिरकार इच्छानुसार लेवल 35 पर पहुंच गई। अब यह उसके अपने स्तर के बराबर है और भविष्य में जैसे जैसे वह अपना स्तर बढ़ाता जाएगा, टॉक्सिक स्टार रिंग का स्तर भी बढ़ता जाएगा। विषाक्त तारा वलय स्तर 35 मीटर की सीमा के भीतर विषाक्त क्षति उत्पन्न करता है, जिससे प्रति सेकंड 350 शक्ति अंक के बराबर क्षति होती है, जो 35 सेकंड तक रहती है। प्रवर्धन के बाद टॉक्सिक स्टार रिंग की रेंज पहले ही 20 मिनट से अधिक हो चुकी है। इन 20 जोड़ मिनटों के दौरान ये प्रति सेकंड 14,000 शक्ति अंकों के बराबर क्षति पहुंचा सकता है। यह ऐसा है मानो 14,000 शक्ति अंकों वाला एक योद्धा 1,400 सेकंड तक हर सेकंड आप पर वार कर रहा हो और आप उसका बचाव नहीं कर सकते। विषैला तारा वलय पहली नजर में साधारण लगता है, लेकिन करीब से देखने पर यह बेहद घिनौना है। बहुत कम मनुष्य विष कौशल का उपयोग करते हैं और कोई भी पेशा विष में विशेषज्ञता नहीं रखता है। अधिकांश विष कौशल राक्षस बॉस में पाए जाते हैं और यहां तक कि अगाध राक्षसों में भी कुछ ही इनका उपयोग करते हैं। लिन मुयू का कौशल अत्यंत दुर्लभ है, पौराणिक पेशों से भी दुर्लभ। सैन्य प्रशिक्षण मैदान में अपने कौशल का अभ्यास करते हुए लिन मुयू ने अपने खोए हुए कंकालों की भी भरपाई की। कंकाल जादूगर आह्वान स्थल में 200 कंकाल योद्धा और 150 कंकाल जादूगर मौजूद हैं। कुल मिलाकर 5,600 कंकाल 15 लिच जनरल, सभी समनिंग लाइफ लिंक प्रतिभा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। साझा क्षति को पूरी तरह से समझते हुए एक साथ जीना और एक साथ मरना। लिन मुयू अपनी अमर सेना से बहुत संतुष्ट था। भाई लिन, बगल से एक आवाज आई। लिन मुयू ने अपना सिर घुमाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते भाई शी शिंगोन और लियांग यू हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़े। उन्हें हाथ पकड़े देखकर लिन मुयू मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, बधाई हो। बड़ी बहन लियांग यू को शायद ही कभी शर्म आती थी। दोनों के मन में लंबे समय से एक दूसरे के लिए भावनाएं थीं, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की थीं। इस बार आखिरकार ऐसा हो ही गया। लियांग यू ने पूछा, ये कहाँ है? लिन मुयू ने जवाब दिया, उसे उसके परिवार ने विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा था। मैंने उसे 2 महीने से नहीं देखा है। शी शिंगोन ने कहा, भाई लिन, आप इन दिनों कहाँ थे? आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। मेरे गुरु ने मुझे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में भेजा है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। शी शिंगोन पहले ही लेवल 34 पर पहुंच चुका था, जो लेवल 40 पर दूसरे जॉब चेंज से अभी भी काफी दूर था। लेकिन लिन मुयू ने फिर भी उसे कुछ अग्रिम देने की योजना बनाई थी। यह उन्हें और लियांग यू को बधाई देने के लिए एक उपहार भी था। लिन मुयू उन्हें सैन्य क्षेत्र में एक सुनसान जगह पर ले गई। शी शिंगोन ने हैरानी से पूछा, इतनी सावधानी क्यों? लियांग यू अधिक सतर्क होते हुए शी शिंगोन को धीरे से थपथपाते हुए बोली, चुप रहो भाई लिन के इतने सतर्क रहने का कोई कारण जरूर होगा। शी शिंगोन ने सिर हिलाया और बोलना बंद कर दिया। लिन मुयू ने पृथ्वी का हृदय और पृथ्वी रत्न निकाला और उन्हें शी शिंगोन को सौंप दिया। इन चीजों को देखकर शी शिंगोन की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में अविश्वास की चमक थी और वह उत्साह से कांप रहा था। भाई लिन, क्या ये मेरे लिए है? शी शिंगोन की आवाज कांप रही थी। उनके लिए ये वस्तुएं अनमोल खजाने थी। दूसरी बार नौकरी बदलना और पेशे में उन्नति करना उनके सपने थे। एक बार जब कोई पैलाडिन अपने पेशे के उत्थान से गुजरता है, तो वह होली लाइट नाइट बन जाता है, जो एक पौराणिक पेशा है।
लेकिन सीमा केवल होली लाइट नाइट तक ही सीमित है। नौकरी बदलने से उत्पन्न हुआ कोई पेशा मध्य स्तर या उच्च स्तर के प्रतिष्ठित पेशे के रूप में आगे नहीं बढ़ सकता। यह स्वाभाविक रूप से जागृत पौराणिक पेशे से भिन्न है। गुणों में अंतर्निहित अंतर होता है। एक समय शी शिंगोन को होली लाइट नाइट झोउ लेशिंग से ईर्ष्या होती थी, लेकिन वह जानता था कि वह अपने जीवन काल में शायद कभी भी झोउ लेशिंग की बराबरी नहीं कर पाएगा। अधिक से अधिक वह उसके बेहद करीब पहुंच सकता है। लेकिन अब लिन मोयू ने उसके सामने शूरवीरों के शिखर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। शी शिंगोन भला उत्साहित क्यों नहीं होगा। यह अर्थ नाइट था, एक सचमुच छिपा हुआ पेशा। शूरवीरों का शिखर उच्च स्तरीय पौराणिक पेशों से भी अधिक शक्तिशाली। मानव इतिहास में एक के बाद एक पृथ्वी योद्धाओं का उदय हुआ है, जिन्होंने चमत्कार किए हैं। जब तक युद्ध के मैदान में एक अर्थ नाइट मौजूद है, मनुष्य अजेय है। यह धारणा हर पेशेवर के विचारों और अवचेतन मन में गहराई से समा गई है। लियांग यू भी शी शिंगोन की तरह ही उत्साहित थी, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, बेवकूफ, इसे जल्दी से हटा दो, किसी को देखने मत दो। पृथ्वी का हृदय और पृथ्वी का रत्न शीर्ष खजाने थे। इन सब का संयुक्त मूल्य अतुलनीय था। शी शिंगोन ने जल्दी से उन्हें एक तरफ रख दिया और बार बार कहा, भाई लिन, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, मुझे नहीं पता कि क्या कहूं, धन्यवाद कहना बहुत कम होगा। लिन मोयू ने कहा, जब आप दूसरी बार नौकरी बदलने वाले हों, तब मुझसे संपर्क करें। मेरे शिक्षक आपके पेशेवर उत्थान की संभावना बढ़ाने में मदद करेंगे। अर्थ नाइट बनने के लिए पेशे का उदात्तीकरण मौलिक है। शी शिंगोन को लिन मोयू के शब्दों पर कोई संदेह नहीं था। भाई लिन, आपके गुरु कौन है? श्वेत भगवान। लिन मोयू ने इसे छुपाया नहीं। शी शिंगोन कांप उठी और लियांग यू ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि प्रसिद्ध श्वेत देवता लिन मोयू के गुरु होंगे। यह बात तर्कसंगत थी। लिन मोयू की शिक्षिका बाय युवान के अलावा और कौन हो सकती थी? शी शिंगोन को लिन मोयू के शब्द याद आए, मैं तब निश्चित रूप से तुम्हारे पास आऊंगा। लिन मोयू मुस्कुराए और बोली, ठीक है। शी शिंगोन ने जल्दी से अपना स्तर बढ़ाने का दृढ़ निश्चय किया था। दूसरी बार नौकरी बदलने और उम्मीद है कि अर्थ नाइट बनने के लिए। उनकी स्मृति में मनुष्यों के पास लगभग 100 वर्षों से कोई अर्थ नाइट नहीं था। वह एक सदी में पहला अर्थ नाइट बनना चाहता था। उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं, और लियांग यू ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। शी शिंगोन ने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद। अपने कौशल प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद, लिन मोयू ने जियाजिंग अकादमी में लौटने की योजना बनाई थी। अब उसके पास आवश्यक स्तर और पर्याप्त योगदान अंक थे। लिन मोयू ने अपने योगदान अंकों पर कभी ध्यान नहीं दिया था। जांच करने पर उन्हें पता चला कि उनके योगदान अंक 6000 तक पहुंच गए थे। ये सभी बिंदु अगाध राक्षसों और ड्रैगनों से प्राप्त हुए थे। अनजाने में ही उन्होंने इतना कुछ जमा कर लिया था। वह क्रिएशन एकेडमी में शामिल होने के लिए पूरी तरह से योग्य थे। इस बार वह आवेदन कर सकता था। क्रिएशन एकेडमी में प्रवेश करने के बाद, हो सकता है कि भविष्य में वह अपनी बहन के साथ मिलकर भी लड़ाई करे। अचानक, उसकी दृष्टि में टेलीपोर्टेशन सरणी से एक लाल रोशनी उठी। लिन मोयू रुक गई और सोचने लगी कि टेलीपोर्टेशन एरे लाल रंग से क्यों चमक रहा है। अगले ही पल, लाल रोशनी तेजी से बढ़ी, और टेलीपोर्टेशन एरे की लाल रोशनी आसमान में फैल गई। अलार्म बजा और किला नंबर 1 ने तुरंत अपनी ढाल सक्रिय कर दी। लाल रंग के टेलीपोर्टेशन एरे ने न तो प्रवेश की अनुमति दी और न ही निकास की। किले को सील कर दिया गया और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। किले में तैनात सैनिकों को लामबंद किया गया। किले में मौजूद सभी लोगों ने अपना अपना काम रोक दिया और जो लोग अंदर थे वे बाहर भाग गए। अगले ही क्षण, सैन्य आदेशों की गूंज सुनाई दी। स्तर 1 सैन्य आदेश, स्तर 40 से नीचे के सभी पेशेवर किले में रहें, युद्ध की तैयारी करें। स्तर 1 सैन्य आदेश, स्तर 40 और 60 के बीच के सभी पेशेवर सैन्य टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके किला संख्या 6 पर जाएं। स्तर 1 सैन्य आदेश, स्तर 60 से ऊपर और तीसरे नौकरी परिवर्तन से नीचे के सभी पेशेवर सैन्य टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करके किला संख्या 7 पर जाएं। स्तर 1 सैन्य आदेश, सभी शीर्ष पेशेवर सैन्य टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके किला संख्या 8 पर जाएं। सभी किलों में एक जैसे आदेश गूंजे। किले से लाल रोशनी आकाश में उठी। ये सैन्य टेलीपोर्टेशन सिस्टम थे, जो केवल किले के अंदरूनी हिस्सों तक ही ले जाते थे।
किले में तैनात पेशेवर सैनिक आदेशों के अनुसार आगे बढ़े और अपने अपने निर्धारित किलों की ओर चल दिए। सैन्य आदेश पहाड़ों की तरह होते हैं, कोई भी उनका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार युद्ध शुरू हो जाए तो शेनशिया साम्राज्य में हर कोई सैनिक बन सकता है, हर कोई लड़ सकता है। लिन मोयू भी टेलीपोर्टेशन एरे की ओर चल पड़ी। हालांकि वह केवल 35वें स्तर पर था, लेकिन यहां रहने से उसकी युद्ध शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। केवल किले संख्या 6 या यहां तक कि किले संख्या 7 के युद्ध क्षेत्र ही उनके लिए उपयुक्त थे। रुको, निम्न स्तर के पेशेवर, कृपया किला संख्या 1 में ही रहो, टेलीपोर्टेशन सरणी की रखवाली कर रहे एक सैनिक ने लिन मोयू को रोकते हुए कहा। कृपया वापस चले जाओ, तुम्हारा स्तर बहुत कम है। उन्नत युद्ध क्षेत्र में जाने से तुम्हारी जान जा सकती है। लिन मोयू ने शब्दों को व्यर्थ नहीं किया और अपना सार्जेंट बैज दिखाया। सिपाही ने तुरंत लिन मोयू को सलाम करते हुए कहा, नमस्कार अधिकारी। वे स्तरों को नहीं, केवल पदक्रमों को मानते थे। युद्ध के मैदान में यही सर्वमान्य नियम था। लिन मोयू ने पूछा, क्या मुझे अंदर जाने का अधिकार है? सिपाही दुविधा में था। वह सैन्य आदेश और लिन मोयू के एक सितारा कर्नल पद के बीच फैसला नहीं कर पा रहा था। इसी समय एक टीम वहां पहुंची और बोली, क्या हो रहा है? सिपाही ने स्थिति स्पष्ट की। कप्तान ने लिन मोयू का कर्नल रैंक देखा और सलाम करते हुए कहा, अधिकारी, नियमों के अनुसार आपको किले संख्या 6, 7 या 8 में से किसी भी किले में जाने का अधिकार है। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं किला संख्या 6 जाऊंगी। जी जनाब, कृपया टेलीपोर्टेशन एरे में प्रवेश करें। सैनिकों ने बिना किसी अनावश्यक देरी के तुरंत कार्रवाई की। लिन मोयू ने टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश किया और लाल रोशनी की एक चमक के साथ वह किला संख्या 6 में चला गया। साहित्य, संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर, सी 295, अध्याय 295, 295। अध्याय 295, इस बार दुश्मन थोड़ा रहस्यमय है। पुस्तक अध्याय 295, इस बार दुश्मन थोड़ा रहस्यमय है। किला संख्या 6 के ऊपर का आकाश और भी अधिक काला था। लिन, वातावरण घुटन भरा था। एक भयंकर तूफान आने का आभास हो रहा था। यहाँ सभी सैन्य टेलीपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरह से चालू थे। बड़ी संख्या में कर्मचारी तेजी से अंदर बाहर आ जा रहे थे। किला संख्या 6 पर पहुंचने वाले सभी लोग 40 से 59 स्तरों के बीच के पेशेवर थे। सैन्य आदेश पहाड़ों की तरह होते हैं और सभी लोग आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। इस बार सैन्य आदेश उच्च स्तरीय था। प्रथम स्तर का सैन्य आदेश, जो किले संख्या 1 के कमान केंद्र से जारी किया गया था, और किसी ने भी अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। दर्जनों टेलीपोर्टेशन सिस्टम अविश्वसनीय दक्षता के साथ एक साथ संचालित हुए। 9 किले संयुक्त रूप से, जिनमें 600 से अधिक टेलीपोर्टेशन एरे हैं। हर मिनट और हर सेकंड बड़ी संख्या में कर्मियों को भेजा और प्राप्त किया जा सकता था। लिन मोयू टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रकट हुई और तुरंत ही उसे आपातकालीन चीखें सुनाई दी। जल्दी करो, टेलीपोर्टेशन एरे में जाओ। टेलीपोर्टेशन सरणी में मौजूद लोग जल्दी बाहर आए, वहां खड़े होकर दूसरों का रास्ता न रोकें। यहां किले संख्या 1 की तुलना में अधिक लोग थे, और वे सभी 40वें स्तर से ऊपर के उच्च स्तरीय पेशेवर थे। लिन मोयू जैसे निचले स्तर के पेशेवर खिलाड़ी बेहद दुर्लभ थे। आग्रह के बावजूद लिन मोयू ने टेलीपोर्टेशन एरे छोड़ दिया, लेकिन तुरंत ही किसी ने उसे रोक दिया। तुम गलत जगह पर हो, किले संख्या 1 से 5 पर वापस जाओ। उच्च स्तरीय युद्ध क्षेत्र तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मर जाओगे। 50वें स्तर के एक सैनिक ने लिन मोयू को रोका। लिन मोयू ने अपने कंधे पर लगे सार्जेंट बैज की ओर इशारा करते हुए कहा, धन्यवाद, मैं ठीक हूं। सार्जेंट का बैज देखते ही सैनिक का रवैया तुरंत बदल गया। वह सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया और सलाम करते हुए बोला, हेलो ऑफिसर। वह केवल 8 सितारा लेफ्टिनेंट थे, और 1 सितारा कर्नल को देखकर उन्हें स्वाभाविक रूप से उन्हें एक अधिकारी के रूप में संबोधित करना पड़ा। लिन मोयू ने सिर हिलाकर अभिवादन का जवाब दिया और कहा, आप अपना काम जारी रखिए, मैं शहर की दीवार पर जा रहा हूं। जी श्रीमान। सैनिक ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। सैन्य अनुशासन सख्त था और वह केवल आदेशों का पालन कर सकता था। किला संख्या 6 के ऊपर का आकाश और भी अधिक घुटन भरा था। पारदर्शी ढाल के पार से घोर अंधेरा आकाश दिखाई दे रहा था। यहाँ बहुत कम रोशनी थी, लगभग रात जैसा माहौल था। आमतौर पर पूरे किले में रोशनी की व्यवस्था के लिए विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था।
लेकिन अब ढाल से निकलने वाली रोशनी ने पूरे किले को रोशन कर दिया। इससे 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित भूमि भी रोशन हो गई। लोग तेजी से इधर उधर भाग रहे थे, उनके चेहरे गंभीर थे। किसी भी बड़ी लड़ाई से पहले हमेशा ऐसा ही होता था। किले के केंद्र में स्थित विशालकाय अवलोकन नेत्र आई ऑफ ऑब्जर्वेशन घूमना बंद कर चुका था। वह एक ही दिशा में देख रहा था, उस दिशा में जहां से दुश्मन आने वाला था। किला संख्या 6 में स्थित निगरानी कक्ष स्पष्ट रूप से किला संख्या 1 में स्थित कक्ष की तुलना में बड़ा था। शिक्षक ने कहा कि अवलोकन यंत्र की अवलोकन सीमा 10,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इसलिए यह प्रारंभिक चेतावनी जारी कर सकता है और हमें युद्ध की तैयारी करने में मदद कर सकता है। बाय युवान ने एक बार लिन मोयू को अवलोकन नेत्र के कार्य के बारे में समझाया था। इसका मुख्य कार्य दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना था, यहां तक कि अदृश्य दुश्मन भी इसकी निगाहों से नहीं बच सकते थे। अवलोकन की आंख भी मानव कीमियागरों की महानतम कृतियों में से एक थी। ऑब्जर्वेशन आई के नीचे कमांड प्लेटफॉर्म पर सैन्य वर्दी में एक लीजन ओवरलॉर्ड खड़ा था। सेना के अधिपति का पद एक पौराणिक पेशा था, जिसकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन शेनशिया साम्राज्य की आबादी बहुत अधिक थी, इसलिए कुछ सैन्य सरदार हमेशा उभरकर सामने आते थे। इसके अलावा बहुत अधिक सेना प्रमुखों की आवश्यकता नहीं थी, पूरे युद्ध को चलाने के लिए लगभग 1 दर्जन ही पर्याप्त थे। किले संख्या 1 से 9 के लिए केवल 9 सेना प्रमुखों की आवश्यकता थी। इस बार सेना का मुखिया नी शियोग नहीं था, जिसे उसने किले संख्या 1 में देखा था। लेकिन वह कुछ हद तक नी शियोग से मिलता जुलता था, दोनों नी परिवार से थे। नी परिवार की एक विशेष वंश परंपरा थी और ये सेना के अधिपति शासकों का परिवार था। नी परिवार के अलावा किसी और के बारे में ये ज्ञात नहीं था कि वह किसी सेना के अधिपति के रूप में जागृत हुआ हो। इस व्यक्ति की आभानी शियोग की तुलना में अधिक गहरी थी और उसका स्तर स्पष्ट रूप से उच्च था। लिन मोयू ने उसका सार्जेंट बैज देखा। 3 सितारा कर्नल, स्वयं से भी ऊंचा। जब लिन मोयू ने उसकी तरफ देखा तो उसने भी लिन मोयू की तरफ देखा। जाहिर है, वह लिन मोयू के स्तर को देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। लेकिन जब उसने देखा कि लिन मोयू एक सितारा कर्नल है, तो उसने लिन मोयू की ओर हल्का सा सिर हिलाया। सैन्य पद स्तर से अधिक महत्वपूर्ण था। लिन मोयू ने भी जवाब में सिर हिलाया और फिर ध्यान देना बंद कर दिया। दोनों ही कर्नल थे, हालांकि दूसरा 3 सितारा था और वह केवल 1 सितारा था। लेकिन उनकी स्थिति मूल रूप से बराबर थी। इस समय तक वह शहर की दीवार तक पहुंच चुका था और अवलोकन की आंख की दिशा में ही अंधेरे में देख रहा था। वहां घोर अंधेरा था और उसने कितनी भी कोशिश की, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन चूंकि अवलोकन की आंख ने कुछ पता लगाया है, इसलिए ये सच होना चाहिए। अन्यथा किले संख्या 1 से स्तर 1 का सैन्य आदेश जारी नहीं किया गया होता। यह संभव था कि किला नंबर 1 पहले से ही युद्ध में लगा हुआ हो। नी जून, मैं यहाँ हूँ। कोई सेना के सरदार नी जून के पास आकर बोला, क्या आप जानते हैं कि यह किस दानव राजा की टीम है? नव नियुक्त अधिकारी एक सितारा कर्नल थे, जो कमान संभालने और नी जून के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के योग्य थे। लिन मोयू ने इस व्यक्ति को पहचान लिया, यही वह व्यक्ति था जिसने उसके नौकरी परिवर्तन समारोह की अध्यक्षता की थी। झांग कियान, फॉर्मेशन मास्टर। उस समय वह 52वें स्तर पर था, अब वह 53वें स्तर पर पहुंच गया था। दोनों एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे। नी जून ने दूर देखते हुए कहा, लड़ाई जल्द ही शुरू होने वाली है, दुश्मन अभी तक नहीं आए हैं, हमें अभी कुछ भी पता नहीं है। इस बार दुश्मन थोड़ा रहस्यमय लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने शहर की सैन्य संरचना संभाल ली है, आप निश्चिंत रह सकते हैं। झांग कियान ने गहरी आवाज में कहा। हालांकि उनका स्तर उच्च नहीं था, लेकिन गठन कौशल में निपुण होने की विशेष प्रकृति के कारण वे युद्ध के मैदान में अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। उन्हें इस युद्ध पर पूरा भरोसा था। किला संख्या 6 में वर्षों से स्थापित की गई सैन्य संरचनाएं बहुत शक्तिशाली थीं। युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त। नी जून ने कुछ देर बाहर देखा, फिर अपनी नजरें वापस शहर की ओर घुमा ली। शहर की दीवार पर विभिन्न पेशेवर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने टीमें बनाई, अपनी अपनी जगहें संभाली और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम किया। फिर एक एक करके सैनिक शहर की दीवार तक दौड़े और पहरा देने लगे। सैनिकों के बीच लिन मोयू विशेष रूप से अलग और ध्यान आकर्षित करने वाली थी।
वह शहर की दीवार पर खड़ा था, उसका व्यवहार उसके आसपास के तनाव से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था मानो आने वाली लड़ाई उसके लिए कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा, उनका 35 का स्कोर उन्हें और भी खास बनाता है। तुम क्या देख रहे हो? झांग कियान ने नी जून की निगाहों का पीछा किया और एक नजर में लिन मोयू को देखा। वह आश्चर्यचकित होकर बोला, ये वही है। नी जून ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप उन्हें जानते हैं, श्रीमान झांग? झांग कियान ने कहा, मैं उनसे एक बार मिला था, मैंने उनके नौकरी परिवर्तन समारोह की अध्यक्षता की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही महीनों में वह 35वें स्तर पर पहुंच जाएंगे, उनकी प्रगति की गति बहुत तेज है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्यों सिया हुआ? उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह यहाँ 35वें स्तर पर क्या कर रहा है? उसकी मौत भी हो सकती है। एक अनूठा पेशा, एक नया पेशा, हवा में लहराता हुआ वह नाजुक ढांचा। उन सभी ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। नी जून चौंक गया। आपने कहा कि उसने कुछ महीने पहले ही नौकरी बदली है। इस साल का नया पेशेवर केवल 18 साल का। झांग कियान ने सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन ये लड़का अलग है, यह इस साल का राष्ट्रीय शीर्ष स्कोरर है। नी जून हंसते हुए बोला, शीर्ष अंक हासिल करने वाला, ये तो वाकई अलग बात है। श्री झांग, जरा उनका सैन्य पद तो देखिए। झांग कियान ने उधर देखा और उसे लिन मोयू का सुनहरा बैज दिखाई दिया। वह भी उन्हीं की तरह एक सितारा कर्नल है। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, एक सितारा कर्नल, ये कैसे संभव है? नी जून खुशी से हंसते हुए बोला, क्या तुम डर गए थे? सच कहूं तो, मैं भी अभी चौंक गया था। लेवल 35 का एक सितारा कर्नल पहले कभी नहीं दिखा। झांग कियान ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि लिन मोयू ने पिछले कुछ महीने कैसे बिताए होंगे। इतनी तेजी से लेवल अप करना पहले से ही समझना मुश्किल था। और उसका सैन्य पद बढ़कर एक सितारा कर्नल हो गया था। झांग कियान को आश्चर्य हुआ कि क्या लिन मोयू रसातल लोक में गया था, जहां उसने राक्षसों को मारकर अपना स्तर बढ़ाया था। और राक्षसों को उसके हाथों मारे जाने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता था। नहीं तो, वह इतनी जल्दी लेवल कैसे बढ़ा पाता? उन्हें यह नहीं पता था कि एक सितारा कर्नल बनने में उन्हें कितने साल लगे। एक चमत्कार। काफी देर तक खुद को रोके रखने के बाद झांग कियान ने आखिरकार कहा। नी जून को अचानक कुछ याद आया, मुझे याद है, हाल ही में हुए एक युद्ध में मानव इतिहास का सबसे युवा लेफ्टिनेंट पैदा हुआ था। यह उसे ही करना चाहिए। हालांकि नी जून ने किले संख्या 1 की लड़ाई में भाग नहीं लिया था, लेकिन उसने कुछ खबरें सुनी थी। झांग कियान उत्सुक और आशावान था, मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि आगामी युद्ध में वह हमारे लिए किस तरह का आश्चर्य लेकर आएगा। नी जून को भी ऐसा ही लगा, मुझे उम्मीद है कि यह एक बड़ा सरप्राइज होगा। शहर की दीवार पर तैनात सैनिक तैयार थे। नी जून ने धीमी आवाज में आदेश दिया, लीजन मोड सक्रिय करो, सभी लोग लीजन में शामिल हो जाओ। इस युद्ध के कमांडर होने के नाते, वह स्वाभाविक रूप से सेना के कमांडर बन गए। झांग कियान उप कमांडर थे। फिर सेना के भीतर की टीमें आईं। उस सेना में दसियों हजार लोग थे, जो लिन मोयू द्वारा किले संख्या 1 में लड़ी गई लड़ाई में शामिल लोगों की संख्या से कहीं अधिक थे। प्रत्येक टीम में 6 से 12 लोग शामिल थे। कुछ टीमें ऐसी भी थीं जिनमें केवल एक व्यक्ति ही शामिल था। लिन मोयू उनमें से एक थी, एक अकेली टीम। लिन मोयू ने सेना के कमांडर और उप कमांडर की जानकारी देखी। सेना कमांडर, नी जून, स्तर 63, सेना अधिपति। उप सेनापति कमांडर, झांग कियान, स्तर 53, गठन मास्टर। झांग कियान का नाम देखकर लिन मुयू थोड़ी हैरान रह गई। फिर उन्होंने खुद झांग कियान को देखा, जिन्होंने शिहाई शहर में उनके नौकरी परिवर्तन समारोह की अध्यक्षता की थी। झांग कियान ने लिन मुयू को देखकर सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। नी जून की आवाज किले में गूंज उठी, जो शक्तिशाली और मनमोहक थी। सैनिक बल का गठन हो चुका है, मैं सैन्य बल का सेनापति हूं, युद्ध के बाद सैन्य योग्यताओं को एकीकृत करके वितरित किया जाएगा। सेना का गठन हो चुका है, आप सभी टीम के साथी हैं, कौशल का उपयोग करने से गलती से अपने ही साथियों पर हमला नहीं होगा, बेझिझक इनका उपयोग करें। सेना का गठन हो चुका है, यदि युद्ध में कोई पीछे हटता है, तो युद्ध के बाद उसे दंडित किया जाएगा। साहित्य, संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर, सी 296, अध्याय 296, 296। अध्याय 296, ड्रैगन जाति की मूल युद्ध भूमि में वापसी।
पुस्तक अध्याय 296 ड्रैगन जाति की मूल युद्ध क्षेत्र में वापसी। सैन्य आदेश जारी किया गया और सभी ने कान खड़े कर लिए, युद्ध के लिए तैयार हो गए। झांग कियान और लिन मोयू ने बिना कुछ ज्यादा कहे दूर से ही एक दूसरे का अभिवादन किया। अचानक किसी ने हैरानी से कहा, एक अतिरिक्त उप लीजन कमांडर क्यों है? हाँ, ये लिन मोयू कौन है? केवल 35वें स्तर पर वह सेनापति कैसे बन गया? पता नहीं, लेवल 35 का बच्चा, क्या यह उसे मौत के मुंह में नहीं भेज रहा है? क्या ये कोई गलती हो सकती है? हो सकता है उसके कुछ संपर्क हो और वह यहाँ सैन्य योग्यता हासिल करने आया हो। झांग कियान के बाद उप सैनिक कमांडर के पद पर अचानक लिन मोयू प्रकट हुई। बहुत से लोग अचंभित होकर चिल्ला उठे, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हुआ था। एक लेवल 35 का व्यक्ति फोर्ट्रेस नंबर 6 में नहीं आ सकता, जहां उच्च स्तरीय पेशेवरों के लिए न्यूनतम स्तर 40 है। यहां आने वाले किसी निम्न स्तरीय पेशेवर के लिए यह निश्चित रूप से मृत्युदंड है। यह मामला तेजी से फैल गया और कई लोग इस पर चर्चा करने लगे। अचानक किसी ने फिर से कहा, मुझे याद है, हाल ही में हुई विश्व पेशेवर प्रतियोगिता में लिन मोयू नाम की एक व्यक्ति ने चुनौती का रिकॉर्ड तोड़ा था। मुझे भी याद है, वह व्यक्ति वास्तव में लिन मोयू ही था। लेकिन उस समय वह केवल 27वें स्तर पर था। वह इतनी जल्दी 35वें स्तर पर कैसे पहुंच गया? बच्चे के जन्म से भी तेज। ऐसा लगता है कि उसके पास न केवल अच्छे संपर्क हैं, बल्कि वह एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है। तरह तरह की राय थी। कई लोगों ने दुर्भावनापूर्ण अटकलें लगाईं और संदेह व्यक्त किया। नी जून ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए सेनापति के रूप में अपने अधिकार से सभी की आवाजों को दबा दिया। लिन मोयू, लेवल 35, एक सितारा कर्नल। सेना में, युद्ध के मैदान में, हम स्तरों को नहीं पहचानते, केवल सैन्य रैंकों को पहचानते हैं। उसका पद आपसे ऊंचा है, इसलिए डिप्टी लीजन कमांडर बनना उचित है। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वे युद्ध क्षेत्र में अपनी बात रख सकते हैं। यदि कोई और दुर्भावनापूर्ण अटकलें लगाई जाती हैं, तो उनसे सैन्य नियमों के अनुसार निपटा जाएगा। नी जून के बोलते ही पूरा माहौल शांत हो गया। 3 सेकंड से भी कम समय में एक बार फिर विस्मय बोधक आवाजें गूंज उठी। एक लेवल 35 का एक सितारा कर्नल, भला इस पर कौन विश्वास करेगा? लेकिन चाहे वे इस बात पर विश्वास करें या न करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो यही थी। नी जून ने भी ज्यादा कुछ नहीं समझाया, एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो ये लोग समझ जाएंगे। बात करना सबसे बेकार चीज है। अधिक से अधिक शत्रुओं को मारने का प्रयास करना बेहतर है। नी जून द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के कारण किसी ने भी अनावश्यक बात कहने की हिम्मत नहीं की। एक सैन्य टुकड़ी का सरदार कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, न ही वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसे नाराज किया जा सके। अंततः सभा के लगभग आधे घंटे बाद दुश्मन की परछाई आखिरकार नजर आने लगी। घने काले बादल नीचे की ओर दबाव बना रहे थे, जिससे आने वाले तूफान का आभास हो रहा था। अपनी प्रबल मानसिक शक्ति से लिन मोयू ने तुरंत ही प्रतिद्वंद्वी की आभा को भांप लिया। वे अगाध राक्षस नहीं हैं, वे अजगर हैं। अप्रत्याशित रूप से वे ड्रैगन जाति के लोग थे। ड्रैगन जाति भी मूल युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। फिर उसने प्रतिद्वंदी को स्पष्ट रूप से देखा। डायनासोर से मिलते जुलते राक्षस आक्रामक रूप से उड़ते हुए एक पंक्ति में खड़े हो गए। इन दैत्यों पर ड्रैगन जाति के पेशेवर बैठे थे। आगे भारी कवच पहने हुए लोग शूरवीर थे। उनके पीछे ड्रैगन जाति के तीरंदाज, जादूगर और वैद्य थे जो वस्त्र धारण किए हुए थे। नी जून ने भी आते हुए दुश्मनों को देखा और धीमी आवाज में कहा, यह ड्रैगन जाति की उप ड्रैगन सेना है। झांग कियान आश्चर्यचकित होकर बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन जाति मूल युद्ध क्षेत्र में वापस आ जाएगी। आखिरकार उन्हें कोई रास्ता मिल ही गया। नी जून ने ताना मारते हुए कहा, कोई रास्ता निकाल लिया। वे तो जबरदस्ती अंदर घुस आए। तुम उन ड्रैगन जाति के लोगों की बुद्धि को ज्यादा आंक रहे हो। झांग कियान हंसते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो, इन लोगों में तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अंततः किले में मौजूद अन्य पेशेवरों ने भी दुश्मन को देख लिया। वे अगाध राक्षस नहीं हैं, वे अजगर हैं। क्या 1000 साल पहले मूल युद्ध क्षेत्र से ड्रैगन को खदेड़ नहीं दिया गया था? ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, हाँ। अब प्राचीन युद्ध क्षेत्र में ही ड्रैगन देखने को मिलते हैं। इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन जाति मूल युद्ध क्षेत्र में वापस आ जाएगी। इससे स्थिति और भी जटिल हो गई है।
उप ड्रैगन सेना ने अत्यधिक गति के साथ सीधे किले संख्या 6 की ओर धावा बोल दिया। वे बहुत सारे थे, कम से कम 10,000। उनके दल में एक युद्धपोत भी शामिल था। युद्धपोत पर 100 मीटर से अधिक व्यास वाली एक विशाल जादुई क्रिस्टल गेंद जड़ी हुई थी। झांग कियान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ये ड्रैगन जाति का घेराबंदी युद्धपोत है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इसने पहले भी हमें काफी परेशान किया है। नी जून ने पूछा, क्या आप इसे नीचे उतार सकते हैं? झांग कियान ने धीमी आवाज में कहा, इसे थोड़ा करीब आने दो, मैं कोशिश करूंगी। मूल युद्ध क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं। एक के बाद एक सब ड्रैगन लीजन और एक के बाद एक युद्धपोत प्रकट होते चले गए। ड्रैगन जाति स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से तैयार थी। उन्होंने न केवल किले 1 से 9 पर हमला किया, उन्होंने मूल युद्ध क्षेत्र में बिखरे हुए मनुष्यों और राक्षसों का शिकार करने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को भी भेजा। मनुष्य और राक्षस दोनों ही ड्रैगन जाति के शत्रु थे। इस बार ड्रैगन जाति प्रतिशोध की भावना से वापस आए हैं और उनका इरादा किसी को भी बख्शने का नहीं है। ड्रैगन जाति का अचानक प्रकट होना मूल युद्ध क्षेत्र का संतुलन और यहां तक कि विभिन्न जातियों के बीच का संतुलन भी बदल सकता है। लिन मोयू की आंखें ठंडी पड़ गईं, उसने कई ड्रैगन मारे थे। ड्रैगन की उपशाखा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न दिखती हो, उन्हें तो मारना ही था। बस देखते हैं कि क्या वे लाशों के विस्फोट को झेल सकते हैं। उनके लिए ड्रैगन महज सैन्य उपलब्धि थे, लेकिन अन्य पेशेवरों के लिए यह अलग था। उप ड्रैगन सेना ड्रैगन जाति की सेना थी, जिनमें से प्रत्येक का स्तर 50 से ऊपर था। उनकी संख्या 10,000 से अधिक होने के अलावा एक बार युद्ध शुरू हो जाने पर ड्रैगन हमला कर सकते थे और उनके उप ड्रैगन वाहन भी हमला कर सकते थे। उप ड्रैगनों को वाहन के रूप में इस्तेमाल करने से जादूगरों और तीरंदाजों जैसे पेशे, जो आमने सामने की लड़ाई से डरते थे, शक्तिशाली बन गए। 10,000 ड्रैगन से लड़ना एक ही समय में 20,000 या 30,000 ड्रैगन से लड़ने के बराबर था। नी जून को ये समझ आ गया था कि उनकी संख्या कम है और वे मुकाबले में कमजोर पड़ रहे हैं। ये लड़ाई कठिन होगी। जैसे जैसे ड्रैगन करीब आते गए, नी जून ने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उसने अपनी कमर से जादुई तलवार निकाली और उसे ऊपर उठाया। तलवार की नोक से एक विशाल प्रभामंडल फूट पड़ा। प्रभामंडल तेजी से फैल गया, पूरे किले में छा गया और सभी को अपनी चपेट में ले लिया। एक भारी आवाज सुनाई दी। ताकत, फुर्ती, मानसिक शक्ति, संविधान। हर धीमी चीख के साथ प्रभामंडल प्रतिक्रिया करते थे। उपस्थित सभी व्यक्तियों के चारों गुणों में 50% की वृद्धि हुई। पूरी सेना को मजबूती प्रदान की गई, जो एक सैन्य अधिपति का सबसे शक्तिशाली पहलू था, युद्ध के मैदान में अपरिहार्य। चारों विशेषताओं को बढ़ाने के बाद अन्य अवस्थाओं को जोड़ा गया। तत्वीय प्रतिरोध, जादुई संवर्धन, खून खराबे वाला हमला। मौलिक प्रतिरोध 50% बढ़ गया, मंत्रों से होने वाला नुकसान 30% बढ़ गया। शारीरिक हमलों से दुश्मन की जीवन शक्ति को अवशोषित करके खुद को ठीक किया जा सकता है। सेना के अधिपति के राज्यों के अलावा अन्य टीमों में भविष्यवक्ताओं और समर्थकों ने भी राज्य जोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि मानव पेशेवरों के आधारभूत गुण कमजोर थे। कई राज्यों के माध्यम से मूल विशेषताओं को दोगुना किया जा सकता है। विभिन्न उत्कृष्ट उपकरणों के साथ मिलकर मनुष्यों की समग्र शक्ति बहुत मजबूत थी। रंग बिरंगी रोशनी लगातार ऊपर उठती रही। केवल लिन मोयू की अमर सेना ने ही अन्य पेशेवरों से प्राप्त अधिकारों को स्वीकार नहीं किया। ये लिन मोयू के उन अफसोसों में से एक हुआ करता था। सौभाग्यवश इस कमी को पूरा करने के लिए लिच जनरल मौजूद थे। लिन मोयू शहर की दीवार पर खड़ी थी और ढाल के माध्यम से पास आते हुए ड्रैगन को देख रही थी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब और भी सैन्य उपलब्धियां हासिल होंगी। ढाल अचानक चमकदार हो गई। ढाल से एक प्रकाश किरण निकली और ड्रैगनों की ओर बढ़ी। लिन मोयू ने झांग कियान की ओर देखा। उसने पहली पहल की। एक फॉर्मेशन मास्टर के रूप में झांग कियान ने किला संख्या 6 में सभी फॉर्मेशन की जिम्मेदारी संभाली। उनकी आक्रमण पद्धतियां भी संरचनाओं पर आधारित थीं। एक समय ऐसा कहा जाता था कि संरचनाओं के पूर्ण सेट के साथ एक संरचना विशेषज्ञ उसी स्तर पर अजेय होता था। समान स्तर का कोई भी पेशेवर खिलाड़ी फॉर्मेशन मास्टर को हरा नहीं सकता। किला संख्या 6 सैन्य संरचनाओं से भरा हुआ था। हालांकि झांग कियान का स्तर केवल 53 था, लेकिन संरचनाओं को जुटाने के बाद वह 60वें स्तर के पेशेवर से कम शक्तिशाली नहीं था।
शुरुआत में प्रकाश बहुत पतला था, केवल मुट्ठी के आकार का। लेकिन जैसे जैसे यह उड़ता गया, इसने अंतरिक्ष से बड़ी मात्रा में तत्वों को अवशोषित कर लिया, और प्रकाश का आकार बढ़ता गया। जब वह रोशनी ड्रैगन के पास पहुंची, तब तक वह एक किरण में बदल चुकी थी, जिसका व्यास 5 मीटर से अधिक था। उप ड्रैगन सेना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। युद्धपोत पर मौजूद विशाल जादुई क्रिस्टल से भी रंगीन रोशनी निकली। 2 प्रकाश किरणें आपस में टकराईं, जिससे आकाश में एक छोटा सा सूर्य बन गया। इसने धरती को बेहद चमकदार रोशनी से जगमगा दिया। धरती पर भयानक ऊर्जा का प्रज्वलन हो रहा था। मूल युद्ध क्षेत्र की अंधेरी भूमि गरजते हुए टुकड़े टुकड़े हो गई। जब प्रकाश का गोला गायब हुआ, तो घेराबंदी करने वाला युद्धपोत बरकरार था, और उप ड्रैगन सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ था। झांग कियान का हमला सफल नहीं हुआ। झांग कियान ने हल्की सियाह भरी असफल। नी जून को शायद इस परिणाम की उम्मीद थी। ये सामान्य है, ड्रैगन जाति का घेराबंदी युद्धपोत बहुत शक्तिशाली है, हमने इसे सैन्य अभिलेखों में देखा है। झांग कियान भी जानती थी, मैं तो बस कोशिश कर रही थी, असली शो तो अब आने वाला है। झांग कियान ने एक बार फिर संरचनाओं से संपर्क किया। पूरा किला जगमगा उठा, यहां तक कि किले के आसपास की जमीन भी चमकने लगी। किले के पास की भूमि पर भी आकृतियां उकेरी गई थीं, जिससे किला मूल युद्ध क्षेत्र से लगातार ऊर्जा प्राप्त कर सके। असंख्य रून रेखाएं प्रकट हुई। किले कभी भी रहने के लिए नहीं बनाए गए थे, वे असल में युद्ध मशीनें थीं। भयानक शक्ति फैल गई, और आकाश से हजारों बिजली के बोल्ट गिरे, जिन्होंने उप ड्रैगन सेना पर हमला किया। साहित्य, संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 297। अध्याय 297 रेशियो 297। अध्याय 297। लिन मुयु पागल है, एक अकेला आदमी पूरी सेना के खिलाफ। पुस्तक अध्याय 297। लिन मुयु पागल है, एक अकेला आदमी पूरी सेना के खिलाफ। बिजली कड़की और ड्रैगन जाति का घेराबंदी युद्धपोत तेजी से चमक उठा। एक विशाल जादुई क्रिस्टल बॉल ने तुरंत एक विशाल छतरी की तरह एक बड़ा आवरण खड़ा कर दिया, जिसने पूरी सेना को ढक लिया। इसने बिजली के झटकों को मजबूती से रोक दिया। इसने न केवल हमले को रोका, बल्कि इसने बिजली की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसे अपनी शक्ति में परिवर्तित कर दिया। 100 मीटर से अधिक व्यास वाले उस जादुई क्रिस्टल में आश्चर्यजनक मात्रा में ऊर्जा समाहित थी। बिजली कड़की, कड़कती और चिंगारियां फूटी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। घेराबंदी करने वाले युद्धपोत पर लगा जादुई क्रिस्टल रंगीन रोशनी से जगमगा उठा, जिससे उसने बड़ी मात्रा में हमलों को अवशोषित कर लिया और उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। झांग कियान ने हमला करना बंद नहीं किया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ड्रैगन जाति का घेराबंदी युद्धपोत आक्रमण और रक्षा का संयोजन करते हुए वास्तव में दुर्जय है। नी जून ने गहरी आवाज में कहा, ये तुम्हारे हमलों को अवशोषित कर रहा है, उन्हें अपनी शक्ति में परिवर्तित कर रहा है। झांग कियान ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, इसे जी भर के अवशोषित करने दो। जब ये हमला करेगा तभी मुझे मौका मिलेगा। नी जून को झांग कियान के फैसले पर भरोसा था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। युद्ध के मैदान में किसी भी प्रकार के संदेह से बचना ही सर्वोत्तम है। झांग कियान ने बोलना बंद कर दिया और पूरी तरह से किले की संरचनाओं को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। आक्रमण की शक्ति फिर से बढ़ गई, गरज और भी प्रचंड हो गई, और ऐसा लग रहा था मानो झांग कियान ड्रैगन जाति की रक्षा पंक्ति को भेदने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जादुई क्रिस्टल और भी अधिक चमकदार हो गया। अंततः यह अपनी सीमा तक पहुंच गया, और एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ इसने किले की ओर सीधे प्रकाश की एक मोटी किरण दागी। 50 मीटर से अधिक व्यास वाली उस किरण में अकल्पनीय ऊर्जा समाहित थी। किरण जमीन से 100 मीटर ऊपर थी, लेकिन उसके नीचे की जमीन चुपचाप गायब हो गई, मानो किसी अत्यंत उच्च तापमान वाली लौ से वाष्पीकृत हो गई हो। लिन मोयू की आंखें सिकुड़ गईं। ये हमला शक्तिशाली था, एक दानव राजा के हमले के बराबर। उसने सोचा कि क्या किले की रक्षा प्रणाली इसे झेल पाएगी। किरण किले की ढाल से टकराई, जिससे पूरा किला बुरी तरह कांप उठा। ढाल अभूतपूर्व रूप से तेज चमक रही थी। नी जून का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। जब से मैं किला नंबर 6 की रखवाली कर रहा हूं, मैंने कभी भी इतनी मजबूत रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं देखी है। ये हमला किले संख्या 6 द्वारा अब तक सामना किया गया सबसे शक्तिशाली हमला था। वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि यह योजना सफल होगी या नहीं। झांग कियान कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें चमक रही थीं।
उसकी आंखों में एक के बाद एक कई आकृति चिन्ह चमकने लगे, और भी तेज और भी मजबूत। उसके पूरे शरीर की शक्ति बेतहाशा बढ़ गई, संरचनाएं दहाड़ उठी। एक जोरदार धमाके के साथ ऐसा लगा जैसे आखिरी तार भी टूट गया हो। किले की ढाल कांच की तरह चकनाचूर हो गई। उसी समय ड्रैगन जाति के ऊपर लाखों गर्जनाएं गायब हो गईं और एक भयानक 100 मीटर ऊंचे वज्रपात में परिवर्तित होकर नीचे गिरी। उप ड्रैगन सेना की रक्षा करने वाली ढाल चकनाचूर हो गई। बिजली का झटका सीधे घेरे में आकर लगा और घेराबंदी करने वाले युद्धपोत को सटीक रूप से भेद दिया। घेराबंदी करने वाले युद्धपोत पर लगा जादुई क्रिस्टल भी टूट गया और पूरा जहाज विस्फोट से नष्ट हो गया। युद्धपोत के पास मौजूद ड्रैगन प्रभावित हुए और उड़ गए। घेराबंदी करने वाला युद्धपोत आकाश से गिर पड़ा, जमीन पर टकराकर चकनाचूर हो गया। हा हा हा, अंततः मैं ही जीत गया। झांग कियान जोर से हंस पड़ा। वह इस प्रतियोगिता का अंतिम विजेता था। जैसा कि उसने कहा, ड्रैगन जाति के युद्धपोत के हमले के समय ही उसे इसे तोड़ने का मौका मिला। उसने ऐसा कर दिखाया। हालांकि यह पहली बार था जब वह ड्रैगन जाति के घेराबंदी युद्धपोत से निपट रहा था, फिर भी उसने उसमें खामी ढूंढ निकाली। एक रणनीति विशेषज्ञ ऐसा ही होता है, जो दुश्मन की कमजोरियों को बारीकियों में ढूंढ निकालता है। हालांकि उन्हें जीत तो मिली, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। किला संख्या 6 की ढाल नष्ट हो गई थी और इसे अस्थायी रूप से बहाल नहीं किया जा सका। इसके बाद शेंशिया सेना और उप ड्रैगन सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई का समय आ गया। हंसते हुए उसने बची हुई शक्ति का उपयोग करते हुए फिर से फॉर्मेशन को सक्रिय किया और कहा, नो फ्लाई जोन। अभी अभी धुंधला पड़ा किला फिर से चमक उठा। आकाश में 100 किलोमीटर के क्षेत्र में एक विशाल प्रभामंडल चमक उठा, जिससे एक प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया। किसी महाशक्तिशाली जादूगर या विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं थी। एक कुशल फॉर्मेशन मास्टर फॉर्मेशन का उपयोग करके एक विशाल नो फ्लाई जोन बना सकता है, जिससे सभी जातियों की उड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है और उनका उड़ने का लाभ छिन जाता है। सब ड्रैगन पर सवार होकर वे आकाश से गिरे, लेकिन ड्रैगन जाति ने इसका अनुमान लगा लिया था और वे घबराए नहीं। उतरते ही उन्होंने हमला शुरू कर दिया। 10,000 से अधिक सैनिकों वाली उप ड्रैगन सेना में सबसे आगे लगभग 1,000 उप ड्रैगन योद्धा थे। उनके पीछे तीरंदाज और जादूगर थे, और अंत में चिकित्सक थे। उप ड्रैगन सेना के सबसे पीछे एक व्यक्ति उनके साथ आक्रमण करने से पीछे हट गया। वह पूरी सेना का रक्षक था, ठीक उसी तरह जैसे सेना के मुखिया का पद होता है, जो पूरी टीम की स्थिति के लिए जिम्मेदार होता है। ड्रैगन जाति की सेना ने एक पंक्तिबद्ध, सुव्यवस्थित और प्रभावशाली संरचना बनाई। उनके द्वारा उत्सर्जित विनाशकारी भावना आकाश और पृथ्वी से जुड़ गई, मानो एक ठोस शक्ति का दबाव बना रही हो। 1000 वर्षों तक मूल युद्ध क्षेत्र में कदम न रखने के बाद ड्रैगन जाति इस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती थी। मानव जाति को पराजित करके मूल युद्ध क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करना उनका लक्ष्य था। फिर मूल युद्ध क्षेत्र को आधार बनाकर मानव जाति और पाताल लोक पर निरंतर हमले शुरू करें। 1000 साल पहले की दुश्मनी का बदला लो। प्रत्येक ड्रैगन सैनिक की आंखों में तीव्र हत्या का इरादा भरा हुआ था, और किले की ढाल टूट जाने के साथ ही असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। लिन मोयू ने देखते हुए बुदबुदाते हुए कहा, प्रत्येक टीम में एक योद्धा, एक तीरंदाज, एक जादूगर और एक वैद्य होता है। उनकी टीम का गठन हमारी टीम से थोड़ा अलग है। 3 वैद्य और ड्रैगन जाति की प्रबल जीवन शक्ति उनकी टीम की सहन शक्ति को बहुत मजबूत बनाती है। वे पेशे के आधार पर भेदभाव नहीं करते, केवल वंशानुगत शक्ति को महत्व देते हैं, जो हमारी मानव जाति से भिन्न है। लिन मोयू के विचारमग्न होने के दौरान उप ड्रैगन सेना करीब आती चली गई। नी जून ने अपनी जादुई तलवार उठाए और युद्ध शुरू होने से पहले की अंतिम अवस्था को प्रकट किया। कौशल, मनोबल बढ़ाना। मनोबल बढ़ाने वाला, भय दूर करें, मनोबल बढ़ाएं। 10 मिनट के लिए रक्षा में 30% और आक्रमण में 30% की वृद्धि होती है। पूरी मानव जाति तैयार थी। शहर के द्वार खुल गए और सैनिकों का पहला दस्ता युद्ध के लिए तैयार होकर बाहर निकल आया। शहर की दीवारों पर जादूगर और तीरंदाज भी तैयार थे। इसी क्षण लिन मोयू अचानक शहर की दीवार से कूद गई और शहर के बाहर उतरकर मानव सेना के अग्रभाग में प्रकट हुई। फिर, मानो टहलते हुए, वह ड्रैगन जाति की सेना की ओर चल पड़ा। लिन मोयू की हरकतें देखकर सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। वह क्या कर रहा है?
क्या यह आदमी पागल है? क्या वह मौत की तलाश में है? ये तो ड्रैगन जाति की सेना है, 10,000 सैनिकों की सेना, तुम अकेले क्या कर सकते हो? पागल, यह आदमी सचमुच पागल है। प्रतिभाशाली होने के भ्रम ने उसे अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, वह एक अहंकारी व्यक्ति बन गया है। किसी ने लिन मोयू को वापस आने के लिए पुकारा, लेकिन लिन मोयू ने उनकी अनदेखी की और आगे बढ़ती रही। कमांड प्लेटफॉर्म पर नी जून भी स्तब्ध रह गया और बुदबुदाते हुए बोला, वह क्या कर रहा है? झांग कियान ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उसे नहीं पता। नी जून ने गहरी आवाज में कहा, तीसरी बार नौकरी बदलने से पहले, कोई व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह सेना के सामने टिक नहीं सकता। यह आदमी जरूर पागल है। नहीं, मुझे उसे वापस बुलाना ही होगा। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, झांग कियान ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, देखो। नी जून की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि लिन मोयू के बगल में एक के बाद एक मरे हुए सैनिकों की सेना प्रकट हो रही है। न केवल वह, बल्कि वे लोग भी जिन्होंने अभी अभी लिन मोयू का मृत्यु की कामना करने के लिए मजाक उड़ाया था, उन्होंने भी अपने मुंह बंद कर लिए। लिन मोयू के बगल में 15 मरे हुए सैनिकों की टुकड़ियां व्यवस्थित रूप से प्रकट हुई। युद्ध क्षेत्र में ठंडी हवा चलने लगी। हालांकि मरे हुए सैनिकों की संख्या ड्रैगन जाति की सेना जितनी नहीं थी, फिर भी उनकी गति बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। लिच जनरलों ने एक साथ मंत्र पढ़े, सफेद रोशनी आकाश में उठी और जमीन को रोशन कर दिया। लिन मोयू अकेले ही एक सेना से लड़ने जा रही थी। यहां तक कि आक्रमणकारी उप ड्रैगन सेना भी एक क्षण के लिए रुक गई। तभी किसी ने कहा, अमर सेना, ये लिन मोयू है। ड्रैगन राजा ने आदेश दिया है, लिन मोयू को मार डालो, बदले में उच्च स्तरीय रक्तवंश और पैतृक ड्रैगन पूल में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। लिन मोयू को मार डालो। इसी क्षण उप ड्रैगन सेना ने लिन मोयू पर हमला कर दिया। उनकी अपार घातक मंशा भी उस पर हावी हो रही थी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में उनके कारनामों की खबर पहले ही ड्रैगन जाति की दुनिया तक पहुंच चुकी थी। ड्रैगन जाति में वह पहले से ही उन लोगों की सूची में था जिन्हें मारना ही था। लिन मोयू को इसकी परवाह नहीं थी। मरे हुए सैनिकों की सेना ने तेजी से उसे घेर लिया और उसे केंद्र में ला खड़ा किया। फिर उन्होंने लिन मोयू के साथ मिलकर उप ड्रैगन सेना पर हमला कर दिया। लिन मोयू ने सबसे पहले उंगली से इशारा किया, जिससे आसमान लाल रोशनी से भर गया। कौशल, धीमा अभिशाप। शाप का असर हुआ और ड्रैगन जाति के सभी जीवों की गतिविधियां तुरंत धीमी हो गईं। अभिशाप। उपचारकों ने अभिशाप को दूर करने के लिए तुरंत मंत्रों का जाप किया। कौशल, विशैला तारा वलय। एक हरी रोशनी का विस्फोट हुआ। विशैला तारा वलय तेजी से हवा में फैल गया, जिसमें तीव्र विषैले तत्व मौजूद थे। बड़ी संख्या में ड्रैगनों को जहर दिया गया। एक एक करके वे ऐसे चीखने लगे मानो उन्हें जोर से चोट लगी हो। हालांकि वे सभी 50वें स्तर से ऊपर थे, फिर भी वे 14,000 अंकों के शक्तिशाली हमले को नजरअंदाज नहीं कर सके। और यह हर पल महसूस होता था। उनकी जीवन शक्ति तेजी से कम होती जा रही थी। ड्रैगन जाति की टीम के वैद्य अभिभूत हो गए। उन्हें अभिशाप को दूर करना था और साथ ही साथ उपचार भी करना था। ड्रैगन जाति के जादूगरों और तीरंदाजों ने एक साथ हमले शुरू किए। हजारों जादूगरों और तीरंदाजों ने एक ही समय में हमला किया। पलक झपकते ही आकाश तीरों और गिरते उल्कापिंडों से भर गया, जिसने लिन मोयू और उसकी मरे हुए सैनिकों की सेना को पूरी तरह से ढक लिया। यह देखकर किले में मौजूद हर कोई घबरा गया। इसे कैसे रोका जा सकता है? साहित्य, संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 298। अध्याय 298। 298। अध्याय 298। एक विकराल रचना के जन्म का साक्षी बनना। पुस्तक अध्याय 298। एक विकराल प्राणी के जन्म का साक्षी बनना। लिन मोयू के कंकाल कवच में तेज चमक उठी, और कंकाल जादूगरों ने एक साथ हमले शुरू कर दिए। ड्रैगन नाइट्स पर भी अनगिनत मंत्रों की वर्षा हुई। कुछ मंत्र हवा में ही टकरा गए और शानदार ढंग से विस्फोटित हो गए। एक पल के लिए दृश्य बेहद चकाचौंध भरा था, मानो सबसे खूबसूरत आतिशबाजी खिल रही हो। बहुत सुंदर। लिन मोयू ने आकाश से गिरते तीरों की वर्षा और उल्कापिंडों को देखा और विस्मयबोध से भर उठी। ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन दूसरों के लिए यह मौत का मंजर था। किसी ने नहीं सोचा था कि लिन मोयू इसे सहन कर पाएगी। उसकी मरे हुए सैनिकों की सेना भी इसका सामना नहीं कर सकी।
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मरे हुए सैनिकों की सेनाएं हों, वे आखिरकार केवल स्तर 35 के ही थे। कुछ लोगों ने तो ये सोचकर अपनी आंखें बंद कर ली थी कि लिन मुयू का अंत निश्चित है। तीरों और उल्कापिंडों के टकराने से हुए विस्फोटों ने पूरी मरे हुए सैनिकों की सेना को अपनी चपेट में ले लिया। अहंकार की यही कीमत होती है। लिन मुयू का खेल समाप्त हो गया है। चिकित्सकों के बिना, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, यह उन्हें सीधे मौत के मुंह में भेजने के समान है। धमाकों के बीच अचानक एक आकृति प्रकट हुई। फिर बड़ी संख्या में कंकाल बाहर निकले और ड्रैगन नाइट से सीधे टकरा गए। भयंकर धमाकों के बीच भी कंकाल योद्धा 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उन्नत उपकरणों के साथ कंकाल योद्धाओं की ताकत चौंका देने वाली 78,000 अंक थी, जो ड्रैगन नाइट से कम नहीं थी। कंकाल योद्धाओं ने एक के बाद एक अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए ड्रैगन नाइट्स पर तीखे प्रहार किए। उन पर लगातार सफेद रोशनी पड़ती रही। उन पर लगातार उपचार के मंत्र पढ़े जा रहे थे। फिर लिन मुयू सबके सामने प्रकट हुई। उसका कंकालनुमा कवच पूरी तरह से अक्षुण्ण और चमकीला था। लिन मुयू की नजर में, जब तक ये कोई अत्यंत शक्तिशाली हमला न हो जो उसके कंकाल कवच को पल भर में चकनाचूर कर दे, तब तक उसे कोई नुकसान नहीं होगा। कंकाल पहले जैसे ही थे, अब उनमें समनिंग लाइफ लिंक प्रतिभा थी, जिससे वे क्षति और पुनर्प्राप्ति साझा कर सकते थे। लिच जनरल उपचार के सच्चे उस्ताद बन गए थे। उनके प्रत्येक उपचार मंत्र का प्रभाव स्वयं सहित सभी बुलाए गए प्राणियों पर पड़ता था। 15 लिच जनरलों के लगातार ठीक होने के कारण उन्हें मारना वास्तव में मुश्किल था। उपचार मंत्रों के प्रकाश में चमकते हुए कंकाल योद्धा हमलों के बीच से आगे बढ़े। विस्फोटों से कंकाल जादूगरों के मंत्र भी निकले और उन्होंने ड्रैगनों पर प्रहार किया। वह सचमुच इसका सामना कर पाया। अविश्वसनीय। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या वह सचमुच केवल 35वें स्तर पर है? मुझे लगता है कि 75वां स्तर भी पर्याप्त नहीं होगा। जो कुछ हो रहा था उस पर विश्वास करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस महान युद्ध का स्वरूप ही बदल गया था। जो लोग युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होने चाहिए थे, वे अचानक दर्शक बन गए थे। कंकाल योद्धाओं और ड्रैगन योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। ड्रैगनों के पास उपचारक भी थे, और वे शक्तिशाली उपचार मंत्रों के साथ उच्च स्तर के थे। कंकाल योद्धाओं ने एक के बाद एक अपने कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन वे अपने विरोधियों को तुरंत मार नहीं सके। वहां 800 टीमें थीं, जिनमें 2400 से अधिक ड्रैगन नाइट थे। हालांकि कंकाल योद्धाओं की संख्या उतनी नहीं थी, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं था। ड्रैगन योद्धाओं ने एक दूसरे के साथ व्यवस्थित तरीके से सहयोग किया। उनकी समग्र शक्ति कंकाल योद्धाओं से कम नहीं थी, विशेषकर उनके पीछे मौजूद तीरंदाजों और जादूगरों द्वारा प्रदान की जा रही सहायता के साथ। लिन मुयू जानता था कि नई समनिंग लाइफ लिंक प्रतिभा के बिना उसकी मरे हुए सैनिकों की सेना उन्हें हराने में सक्षम नहीं होगी। ड्रैगन नाइट्स पर लगातार उपचार मंत्र प्रकट हो रहे थे, जिससे उनके घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। घेरकर हमला करने में सक्षम न होने के कारण कंकालों के पास उन्हें मारने का कोई तरीका नहीं था। इसी प्रकार लिच जनरलों की उपस्थिति में विरोधी कंकाल योद्धाओं को भी नहीं मार सका। युद्ध के मैदान में टकराव की आवाजें गूंज रही थीं। ड्रैगन योद्धा कभी कभी जोर से चिल्लाते थे, लेकिन कंकाल योद्धा चुप रहते थे। वहां केवल तीरों की सीटी की आवाज और मंत्रों की गर्जना ही सुनाई दे रही थी। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ था। लिन मुयू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि वह इस तरह से उन्हें हरा नहीं सकता। आखिरकार उसका स्तर अभी भी उतना ऊंचा नहीं था। अगर मैं एक लाश बना पाता तो ये बहुत अच्छा होता। अगर ऐसा है तो मैं केवल यही कर सकता हूं। अचानक सभी ने देखा कि लिन मुयू सेना से अलग हो गई थी। नी जून ने गहरी आवाज में कहा, उसने सेना से क्यों नाम वापस ले लिया? वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? झांग कियान की आंखों में एक चमक आए और वह समझ गया कि क्या होने वाला है। इन सभी ड्रैगनों के सैन्य गुणों का योग कितना होगा? नी जून ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। लगभग 20 मिलियन। फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारा मतलब है कि लिन मुयू इन सभी ड्रैगनों को मारना चाहती है? झांग कियान हंस पड़ी। नहीं तो क्या आप कोई और कारण सोच सकते हैं? नी जून सिहर उठा। धिक्कार है, अगर वह सफल हो गया तो वह पल भर में एक महान सेनापति बन जाएगा। कर्नल बनने के लिए 100,000 सैन्य योग्यताएं आवश्यक हैं, और फिर प्रत्येक 10 लाख योग्यताओं पर एक स्टार जुड़ जाता है।
20 मिलियन सैन्य उपलब्धियों से वह एक महान सेनापति बन जाएगा। भले ही उसके पास कोई सितारे न हो, फिर भी एक देव सेनापति ही होता है। यह पद अत्यंत प्रतिष्ठित है। पूरे शिनशिया साम्राज्य में, या यहाँ तक कि पूरी मानव जाति में भी, केवल मुट्ठी भर ही ऐसे सेनापति हैं जो ईश्वर समान है। नी जून ने कहा, एक लेवल 35 का देव सेनापति, भविष्य में ऐसा होना अनसुना होगा। झांग कियान ने सिर हिलाया। ये 36 या 37 स्तर का होना चाहिए। ये ड्रैगन न केवल सैन्य योग्यता प्रदान करते हैं बल्कि अनुभव भी देते हैं, बहुत अधिक अनुभव। और जिया जिंग अकादमी से योगदान अंक भी मिलते हैं। तब नी जून को याद आया कि लिन मुयू अभी भी शिया जिंग अकादमी में छात्रा थी, आज की नई छात्रा। एक पल के लिए उसे हंसी और आंसू दोनों का मिलाजुला एहसास हुआ। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लिन मुयू ने इसी इरादे से सेना से वापसी की थी। वह मूर्ख नहीं था कि इतने सारे दुश्मनों को मार गिराने से प्राप्त सैन्य उपलब्धियों और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने दे। अगर उसे और भी बड़ा हिस्सा दिया जाए तो वह कितना अधिक हो सकता है। सेना से अलग होकर सब कुछ अपने हाथ में ले लेना बेहतर है। अगर मैं भगवान सेनापति बन गया तो शायद वापस जाकर अपने शिक्षक को डरा दूंगा। लिन मुयू हंसा और उसके हाथ के पिछले हिस्से पर बने मंत्र तेजी से चमक उठे। कौशल, प्रचंड शक्ति, धुएं और धुंध जैसी रोशनी मृत सैनिकों की सेना के भीतर फूट पड़ी। पल भर में पूरी मरे हुए सैनिकों की सेना में एक जबरदस्त बदलाव आ गया। उनकी आभा में हिंसक रूप से वृद्धि हुई और उनकी आक्रमण शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। क्या हुआ? ये कंकाल अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? मैं उन्हें रोक नहीं सकता, मुझे ठीक करो, जल्दी ठीक करो। उसने कौन सी कुशलता का इस्तेमाल किया? वे अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? मुझे पता है, यह आदिम रुंस से प्राप्त एक कौशल है। उसने आदिम रुंस से प्राप्त एक कौशल का उपयोग किया। अचानक मजबूत हुई मरे हुए लोगों की सेना ने ड्रैगनों को चौंका दिया। बड़ी संख्या में ड्रैगन नाइट्स गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने तुरंत अपनी अंतिम सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। अन्यथा वे अगले ही पल मर जाएंगे। लिन मुयू के एक विचार के साथ कंकाल योद्धा उन्हें दरकिनार करते हुए पीछे मौजूद तीरंदाजों और जादूगरों की ओर दौड़ पड़े। माइटी फोर्स कौशल के तहत कंकाल योद्धाओं के गुणों में काफी वृद्धि हुई, उनकी ताकत और गति ड्रैगन नाइट्स से कहीं अधिक हो गई। ड्रैगन नाइट्स उन्हें बिल्कुल भी रोक नहीं सके। कोई पहले से ही कल्पना कर सकता है कि ऐसे कंकाल योद्धाओं का सामना करने वाले तीरंदाजों और जादूगरों का क्या होगा। प्रमुख ड्रैगन योद्धा ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, कंकालों की चिंता मत करो, लिन मुयू को मार डालो। हाँ, लिन मुयू को मार डालो। उन्हें अभी अभी यह एहसास हुआ था कि लिन मुयू ही असली खतरा थी। जब तक वे लिन मुयू को मार नहीं देते, कंकाल अपने आप मर जाएंगे। लिन मुयू हंस पड़ी, तुम मुझे मार नहीं सकते। बलवान लिच जनरलों ने लिन मुयू को घेर लिया था और बाहर 1000 से अधिक कंकाल जादूगर मौजूद थे। ड्रैगन नाइट्स किसी भी तरह से भेदने में असमर्थ रहे। निराशा का माहौल फैल रहा था। तभी एक चीख सुनाई दी। अंततः एक कंकाल योद्धा की तलवार से एक तीरंदाज की मृत्यु हो गई। सब खत्म हो चुका है। पहला शव बन चुका था और बाकी का अंजाम तो होना ही था। कौशल, लाश विस्फोट। 200 मीटर के प्रभाव क्षेत्र में शव की जीवन शक्ति का 1200% हिस्सा क्षति के रूप में नष्ट हो जाता है। एक जोरदार धमाके के साथ आसपास के सभी ड्रैगन बिना किसी प्रतिरोध के तुरंत मारे गए। फिर एक के बाद एक धमाके होते चले गए और उनके रुकने के कोई आसार नहीं दिखे। लिन मुयू ने अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए ड्रैगन के शवों का इस्तेमाल किया। केवल वही जानता था कि शव विस्फोट कौशल को प्रशिक्षित करना कितना कठिन था। लगभग 10,000 शव उपलब्ध होने पर वह इतने अच्छे अवसर को कैसे गंवा सकता था। मनोबल कम होने पर लिन मुयू ने पृथ्वी ड्रैगन देवता से कुछ मांस निकाला और कुछ निवाले खा लिए। विस्फोट के दौरान संभलना, अनुभव, सैन्य योग्यताएं, योगदान अंक सभी तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में लिन मुयू के शरीर से एक सफेद रोशनी निकली। उसने अपना स्तर बढ़ा लिया था। उसका सैन्य बैज सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जिस पर एक के बाद एक तारे दिखाई दे रहे थे। यह देखकर नी जून ने आह भरी और कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक कर्नल इतनी जल्दी पदोन्नति पा सकता है। झांग कियान ने अपना सैन्य बैज देखा। एक सितारा कर्नल बनने में मुझे कई साल लग गए। वह प्रति सेकंड एक तारा प्राप्त करता है।
कुछ लोग दूसरों से ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, ये बात बेहद गुस्सा दिलाती है। शायद मुझे उससे जान पहचान कर लेनी चाहिए और उसे मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहना चाहिए। नी जून ने उसे घूर कर देखा। बूढ़े आदमी, थोड़ी शर्म तो रखो ना। झांग कियान हंस पड़ा। शर्म करने का क्या फायदा? देव सेनापति बनना तो मेरा जीवन भर का सपना रहा है। क्या ये बात सभी पर लागू नहीं होती? किले के अंदर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। एक एक करके वे सदमे से अवाक रह गए। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी विकराल जीव के जन्म के साक्षी बन रहे हो। साहित्य, संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 299। अध्याय 299। 299। अध्याय 299। मरे हुओं की सेना के बिना भी मैं तुम्हें मार सकता हूं। पुस्तक अध्याय 299। मरे हुओं की सेना के बिना भी मैं तुम्हें मार सकता हूं। लिन मोयू द्वारा उप ड्रैगन सेना का एक एक करके नरसंहार किया जा रहा था, जिसमें शक्तिशाली प्रतीत होने वाले ड्रैगन तीरंदाज और जादूगर शामिल थे। वे गेहूं की कटाई की तरह गिर पड़े, विस्फोटों में मारे गए। नी जून लिन मोयू की ताकत देखकर बहुत हैरान रह गया। ये कौशल स्तर के अंतर को नजरअंदाज करता हुआ प्रतीत होता था। नुकसान का निर्धारण कौशल स्तर के आधार पर भी नहीं किया गया था। वह गणना की विशिष्ट विधि नहीं देख सका, केवल कुछ सुराग ही मिल सके। संक्षेप में कहें तो लिन मोयू द्वारा इस्तेमाल किया गया कौशल काफी भयावह था। सामूहिक हत्या करने की इसकी क्षमता अभूतपूर्व थी, लेकिन साथ ही उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, मानो कोई खतरनाक आभास आ रही हो। झांग कियान ने अचानक धीमी आवाज में कहा, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। नी जून हालांकि सदमे में था, लेकिन उसने युद्ध की स्थिति पर ध्यान देना नहीं भूला और झांग कियान से पहले ही उसे इसका अंदाजा हो गया था। उनका सैन्य समर्थन इतना शांत है, मानो उन्हें बिल्कुल भी परवाह न हो। नी जून की निगाह उप ड्रैगन सेना के पीछे मौजूद सैन्य सहायता दल पर पड़ी। सेना का समर्थन दल काफी पीछे था और आगे नहीं बढ़ा। उसकी आंखें हमेशा उदासीन रहती थीं, न तो भयभीत होती थी और न ही व्यथित। अपनी सेना को मरते हुए देखकर इस तरह का भाव दिखाना बहुत ही असामान्य था। नी जून को तो उसकी आंखों में साजिश भी नजर आई। झांग कियान ने गहरी आवाज में कहा, सैनिक बल के समर्थन में समस्या है, और उनकी सेना में भी समस्या है। सामान्य परिस्थितियों में अब तक मनोबल पूरी तरह से टूट चुका होता, लेकिन इन ड्रैगन सैनिकों को देखो, हालांकि वे चिंतित, भयभीत और क्रोधित हैं, वे सभी बहुत सख्त हैं। और ये सभी योद्धा, जादूगर और तीरंदाज एक ही सांचे से बने हुए लगते हैं। नी जून ने झांग कियान की बात सुनी और देखा, वाकई ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा झांग कियान ने कहा था। अचानक झांग कियान ने फिर कहा, उनकी सेना आगे बढ़ रही है। उप ड्रैगन सेना के पीछे सेना के सहायक दस्ते, जो अब तक गतिहीन थे, अंततः हिलने लगे। उसने अपने डंडे से जमीन पर जोरदार प्रहार किया और उसके चारों ओर एक जटिल जादुई घेरा प्रकट हो गया। उसके सिर के ऊपर एक टेलीपोर्टेशन चैनल दिखाई दिया और एक ड्रैगन योद्धा उस टेलीपोर्टेशन चैनल से बाहर कूद गया। ये ड्रैगन योद्धा 5 मीटर से भी अधिक लंबा, हट्टा कट्टा, भारी कवच पहने हुए और हाथ में प्लेटिनम का भाला लिए हुए था। सबसे आकर्षक बात इसके सिर, पैरों और घुटनों पर बनी सजावट थी, जो ड्रैगन के सींगों जैसी दिखती थी। नी जून को पूरी तरह से यकीन नहीं था, क्या ये कोई ड्रैगन योद्धा है? झांग कियान ने सूचना की पुष्टि करने के लिए तुरंत अवलोकन नेत्र से संपर्क किया। उसका चेहरा बिगड़ गया। हाँ, एक लेवल 70 ड्रैगन वॉरलॉर्ड। तीसरे जॉब चेंज के बाद लेवल 70 का ड्रैगन वॉरलॉर्ड लेवल 70 के टॉप टियर ह्यूमन प्रोफेशन के बराबर हो जाता था। स्तर जितना ऊंचा होगा, अंतर उतना ही अधिक होगा। लेवल 60 और लेवल 59 के बीच का अंतर पहले से ही काफी था, और उसके बाद प्रत्येक लेवल में हुआ सुधार आश्चर्यजनक था। 70वें स्तर पर तीसरी बार नौकरी बदलना एक गुणात्मक परिवर्तन था। ये बात मनुष्यों और अन्य नस्लों पर भी लागू होती थी। ड्रैगन जाति में 70वें स्तर पर किसी को सरदार कहा जा सकता है। उस समय से ड्रैगन जाति ने मनुष्यों से बिल्कुल अलग रास्ता अपना लिया। 1000 साल पहले मानव इतिहास में ड्रैगन सरदारों के साथ युद्ध हुए थे, जिनमें दोनों पक्षों को जीत और हार मिली थी। ये स्पष्ट नहीं था कि किसका विकास पथ अधिक सही था, लेकिन इससे ये पता चलता था कि ड्रैगन सरदार बहुत शक्तिशाली थे। नी जून ने गहरी आवाज में कहा, दमनकारी संरचना का क्या हुआ? यहाँ 70 स्तर का ड्रैगन क्यों है?
झांग कियान ने कहा, ऐसा लगता है कि किला संख्या 9 पर भी दबाव बहुत अधिक है। उन्होंने दमनकारी संरचना को ऊर्जा की आपूर्ति कम कर दी होगी, जिससे ड्रैगन जाति को एक अवसर मिल गया है। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। 9 किले, साथ ही मूल युद्ध क्षेत्र में विभिन्न स्थान, कई केंद्रों के साथ एक पूर्ण दमनकारी संरचना का निर्माण करते थे। इस संरचना के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र द्वारा सहन की जा सकने वाली अधिकतम जल स्तर सीमा को सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया गया था। एक बार युद्ध शुरू हो जाने पर यह संगठन पूरी तरह से दमन कर देगा। सैद्धांतिक रूप से लेवल 70 के किसी कैरेक्टर का प्रकट होना असंभव था, लेकिन अब ये बात सामने आ गई थी, जिससे संकेत मिलता था कि किला नंबर 9 भारी दबाव में था और उसने दमनकारी संरचना को ऊर्जा की आपूर्ति कम कर दी थी। झांग कियान ने कहा, मैंने गठन के माध्यम से फोर्ट्रेस नंबर 8 से समर्थन का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि वे हमें समर्थन देने के लिए शीर्ष स्तर के पेशेवरों को भेज सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है। नी जून ने गहरी आवाज में कहा, सौभाग्य से लिन मोयू के पास कई राज हैं, वह शायद टिके रहने में सक्षम होगा। ड्रैगन सरदार पहले ही लिन मोयू की ओर तेजी से बढ़ चुका था। नो फ्लाई जोन में तो ये भी उड़ नहीं सकता था, लेकिन जमीन पर उसकी गति आश्चर्यजनक थी, मानो कोई तीर छोड़ा गया हो, जिसके पैरों तले जमीन फट रही थी। और उप ड्रैगन सेना के पीछे मौजूद सैन्य सहायता भी निष्क्रिय नहीं थी। उसने एक बार फिर एक कौशल का प्रदर्शन किया, और उसकी छड़ी से एक चमकदार रोशनी आकाश में फैल गई। आकाश में प्रकाश का एक गोला प्रकट हुआ, जिसने सूर्य की तरह जमीन को रोशन कर दिया। प्रकाश के नीचे मरे हुए लोगों की सेना तेजी से गायब हो गई, और पल भर में वह सेना गायब हो गई। सभी मरे हुए सैनिकों की सेना लौट आई थी, और लिन मोयू ने पाया कि उसकी समनिंग प्रतिबंधित थी और उसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। समनिंग सील। आकाश में प्रकाश के गोले का वही प्रभाव था जो समनिंग सील का होता है। अच्छा नहीं। नी जून चौंक गया। झांग कियान भी हैरान रह गई। मैंने उनसे जल्दी से लोगों को भेजने का आग्रह किया था। बुलाए गए प्राणियों के बिना एक समन्वय के लिए क्या बचा था? किले में मौजूद लोगों ने भी लिन मोयू के लिए पसीना बहाया। ये चिंताजनक है। बुलाए गए प्राणियों के बिना वह कैसे लड़ सकता है? नया ड्रैगन बहुत शक्तिशाली दिखता है। मुझे लगता है कि यह अभी मौजूद उप ड्रैगन सेना से भी अधिक शक्तिशाली है। इसके रुतबे को देखते हुए इसे 70वें स्तर का होना चाहिए, न कि हमारे शीर्ष स्तर के पेशेवरों से कमतर। चलो मिलकर लिन मोयू को बचाने चलते हैं। जल्दी क्या है? क्या आपको नहीं दिख रहा कि लिन मोयू को खुद कोई जल्दी नहीं है? इस समय उप ड्रैगन सेना लगभग विलुप्त हो चुकी थी, केवल कुछ ही बचे थे। लिन मोयू से कुछ ही दूरी पर लाशों के ढेर लगे हुए थे। वह मानो लाशों के पहाड़ और खून के सागर पर खड़ा था। उसके शरीर पर सफेद रोशनी अभी भी बरकरार थी और तेज होती जा रही थी। वह पहले ही 37वें स्तर पर पहुंच चुका था। लगभग 10,000 ड्रैगन योद्धाओं जो 50वें स्तर से ऊपर के थे ने उन्हें बहुत अधिक अनुभव प्रदान किया। लिन मोयू सीधे 37वें स्तर पर पहुंच गई। सैन्य बैज भी बदल गया, सोने के रंग से बैंगनी रंग का हो गया। भगवान सेनापति लिन मोयू। मरना। एक जोरदार दहाड़ के साथ ड्रैगन सरदार ऊंची छलांग लगाए और उसके हाथ में मौजूद भाला नीचे की ओर वार किया। भाले की गति इतनी तीव्र थी कि जमीन तक पहुंचने से पहले ही उसमें दरार पड़ गई थी। लिन मोयू के आसपास पड़े सभी शव सैकड़ों मीटर दूर जा गिरे। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे पता था कि लिन मोयू लाशों का इस्तेमाल हमले के लिए कर सकती है। लिन मोयू की समनिंग क्षमताओं को सीमित करके इसने शव विस्फोटों को भी प्रतिबंधित कर दिया। लिन मोयू के कंकालनुमा कवच से तेज रोशनी निकली और उसी समय एक चटकने की आवाज सुनाई दी। ऊर्जा हमले से ही कंकालनुमा कवच लगभग टूट गया था। इसकी आक्रमण क्षमता वाकई बहुत मजबूत है। इस समय माइटी फोर्स कौशल के पास 10 सेकंड शेष थे। ये 10 सेकंड लिन मोयू के सबसे सशक्त क्षण थे। 70,000 से अधिक की आध्यात्मिक शक्ति के साथ इससे अकेले ही कौशल आक्रमण शक्ति में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई। इसके अलावा सभी कौशल क्षति में अतिरिक्त 500% की वृद्धि की गई। माइटी फोर्स अवस्था में उसकी आक्रमण शक्ति सामान्य से लगभग 10 गुना अधिक थी। कौशल क्षति अभिशाप। लाल रोशनी की एक चमक, उसके बाद तेज सफेद रोशनी। कौशल कंकालनुमा नुकीले दांत। लिन मोयू ने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में मौजूद ड्रैगन सरदार की ओर इशारा किया, और उसकी उंगलियों से एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी निकली।
37वें स्तर पर स्केलेटल फैंग्स ने एक ही झटके में 1480 दांत बाहर निकाल दिए। पलक झपकते ही इसने ड्रैगन सरदार के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। ड्रैगन सरदार दहाड़ा और भाला नीचे की ओर लगा। उस अपार शक्ति ने कई कंकालनुमा दांतों को चकनाचूर कर दिया, जिससे जबरन एक रास्ता बन गया। लिन मोयू बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसके बाएं हाथ में आत्मा की ज्वाला टिमटिमा रही थी। ये कंकालनुमा नुकीले दांतों को चकनाचूर कर सकता था, लेकिन आत्मा की ज्वाला से बच नहीं सकता था। उसके माथे पर एक छोटी सी चिंगारी चमकी। आकाश में एक चीख गूंज उठी। यहां तक कि एक लेवल 70 ड्रैगन वॉलॉर्ड भी आत्मा की ज्वाला के दर्द को सहन नहीं कर सकता था, खासकर तब जब माइटी फोर्स कौशल के तहत दर्द कई गुना बढ़ जाता था। जैसे जैसे क्षति बढ़ती गई, वैसे वैसे दर्द भी बढ़ता गया। वह लगभग भाले को पकड़ नहीं पाया, उसकी कुशलता बाधित हुई और वह हवा से नीचे गिर गया। लिन मोयू ने उपहास करते हुए कहा, शायद तुम पहले ड्रैगन सरदार होगे जिसे मैं मारूंगा। जासूसी के जरिए लिन मोयू को पहले ही अपने प्रतिद्वंदी की पहचान पता चल चुकी थी। एक लेवल 70 ड्रैगन वॉलॉर्ड, बहुत शक्तिशाली, लेकिन एक शीर्ष स्तर की सुकुबस से तो वह कहीं अधिक हीन है। ज्वाला दानव राजा की तुलना में तो उसकी तुलना और भी कमतर है। लिन मोयू की नजर में ये प्राचीन फीनिक्स जितना अच्छा भी नहीं था, उससे बहुत दूर था। जब उसका सामना प्राचीन फीनिक्स से होता था, तब भले ही उसका आह्वान सीलबंद न हो, वह मुड़कर भाग जाता था। लेकिन इस लेवल 70 ड्रैगन वॉलॉर्ड के खिलाफ मरे हुए सैनिकों की सेना के बिना भी वह लड़ सकता था। आत्मा की ज्वाला फिर से टिमटिमा उठी और गिरते हुए ड्रैगन सरदार ने फिर से चीख मारी। एक हरे रंग का प्रभामंडल फट गया। कौशल विशैला तारा वलय। इस बार 500% नुकसान। प्रत्येक सेकंड में 74,000 शक्ति का नुकसान होता था। यहां तक कि 70वें स्तर का सरदार भी बेहद असहज महसूस करते हुए कराहने से खुद को नहीं रोक सका। उसके दाहिने हाथ की उंगलियों के सिरे फिर से चमकने लगे। सफेद रोशनी फट पड़ी। कंकालनुमा नुकीले दांत फूट पड़े। उनकी भयानक भेदन शक्ति से प्रत्येक दांत ने उसके शरीर को भेदते हुए उसे एक टोकरी में बदल दिया। लिन मोयू ने 3 सेकंड के छोटे से अंतराल में उस पर लगातार हमले किए और वह गिर पड़ा। और इसके उतरने के बाद भी हमले नहीं रुके। कंकालनुमा नुकीले दांतों की लहरें एक के बाद एक, कम से कम 3 लहरें प्रति सेकंड। आत्मा की ज्वाला भी नहीं बुझी। भयंकर हत्या के इरादे से आया ड्रैगन सरदार अब दयनीय रूप से सिकुड़कर लगातार चीख रहा था। उसकी आत्मा ज्वाला से झुलस गई और उसका शरीर कंकाल के नुकीले दांतों से भेद दिया गया। जमीन पर अजगर का खून फैला हुआ था। लिन मोयू को अपने पिछले जीवन की एक कहावत याद आई, अच्छी हालत में आए थे, लेकिन वापस नहीं जा सकते। माइटी फोर्स स्किल के लिए 3 सेकंड बचे थे, जो काफी थे। अचानक लिन मोयू ने उसकी आंखों में मृत्यु का भाव देखा। वो चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। चलो साथ मरते हैं। उसका चेहरा पागलपन से भर गया। लिन मोयू के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वह तेजी से पीछे हट गया। बूम। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर C300 अध्याय 300 रेशियो 300 अध्याय 300। सबसे पहले मैं सभी से माफी मांगता हूं, एक लेवल 37 गॉड जनरल अभूतपूर्व। पुस्तक अध्याय 300। सबसे पहले मैं सभी से माफी मांगता हूं, एक स्तर 37 का भगवान जनरल अभूतपूर्व। आसमान में मशरूम के आकार का बादल उठ खड़ा हुआ। लिन, ऐसा प्रतीत हुआ मानो विस्फोट ने आकाश और पृथ्वी दोनों को नष्ट कर दिया हो। इस घटना की लहर पूरे भूभाग में फैल गई। 1000 मीटर दूर स्थित किला भी लगातार गड़गड़ा रहा था और कांप रहा था। मजबूत शहर की दीवारें ढहने की कगार पर प्रतीत हो रही थीं, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। कई ऊंची इमारतों के ऊपरी हिस्से सामूहिक रूप से उड़ गए, जिससे किला मलबे से भर गया। लेवल 70 के ड्रैगन वॉलॉर्ड ने आत्मा विनाश कर लिया। यहां तक कि 1000 मीटर दूर स्थित मजबूत किला भी क्षतिग्रस्त हो गया। सभी लोग अचंभित और स्तब्ध रह गए। इस समय नी जून का चेहरा बेहद गंभीर था। वह जानता था कि लिन मोयू का पतन निश्चित है। इस तरह का विस्फोट, यहां तक कि 70वें स्तर के पेशेवर मानव के लिए भी, अगर वह नाइट न हो तो घातक होगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि लिन मोयू का स्तर केवल 37वां था। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी, जो पूरी सेना को नष्ट करने में सक्षम थी, और यहां तक कि एक 70वें स्तर का ड्रैगन सरदार भी उसके सामने टिक नहीं पाया। लेकिन उसकी कमजोरी भी स्पष्ट थी, उसका स्तर बहुत ही निम्न था।
गुण और जीवंतता अपर्याप्त थे। नी जून गलत नहीं हो सकता था, वह पहले ही लिन मोयू की जीवंतता को महसूस कर सकता था। यह एक सामान्य लेवल 37 प्रोफेशनल से बहुत अलग नहीं था। ये लेवल 37 के नाइट जितना भी अच्छा नहीं है। झांग कियान के होंठ लगातार फड़क रहे थे, वह बोलना तो चाहती थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। काफी देर बाद उन्होंने बड़े अफसोस के साथ कहा, कितनी अफसोस की बात है। नी जून ने भी आह भरी और कहा, अफसोस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी खुद ही हार मान लेगा। ऐसा लगता है कि लिन मोयू ने सचमुच उसे हद से ज्यादा परेशान कर दिया था। झांग कियान ने धीमी आवाज में कहा, ड्रैगन जाति को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि लिन मोयू की सम्मनिंग क्षमताओं को सीमित करने के बाद भी उसके पास इतनी मजबूत युद्ध शक्ति होगी। माइटी फोर्स कौशल का उपयोग किए बिना और मरे हुए सैनिकों की सेना के बिना लिन मोयू निश्चित रूप से स्तर 70 के ड्रैगन सरदार का मुकाबला नहीं कर सकती थी। बस इतना ही कहा जा सकता है कि वह गलत समय पर आया था। अगर वह 10 सेकंड बाद आता, तो वह ड्रैगन सरदार पीछे हट रहा होता। सभी को लिन मोयू के लिए दुख हुआ। आत्मा विनाश की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और मशरूम के आकार का बादल गायब हो गया। सबकी नजरों के सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति सफेद रोशनी से जगमगा रही थी और उसने परिचित कंकालनुमा कवच पहन रखा था। इस समय वह धीरे धीरे वापस लौट रहा था और देखने में बिल्कुल स्वस्थ लग रहा था। हे भगवान, वह मरा नहीं। इस तरह के आत्मा विनाश से बच जाना बहुत ही असामान्य है। उस पुरुष ने ये कैसे किया? उसकी रक्षात्मक क्षमताएं असाधारण है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। लिन मोयू अभी भी जीवित थी। लिन मोयू को जीवित देखकर नी जून और झांग कियान सबसे ज्यादा खुश थे। उनके नजरिए से मानव जाति को लिन मोयू जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की जरूरत थी। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति शायद 100 वर्षों में एक बार भी न दिखाई दे। जब तक वह बढ़ सकता है, यह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। लिन मोयू बिना किसी चोट के किले में लौट आए। बुलावे वाले स्थान पर कंकाल तेजी से ठीक हो रहे थे। लेवल 70 के ड्रैगन वॉरलॉर्ड का आत्मा विनाश वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। कंकालीय कवच पल भर में चकनाचूर हो गया, क्षति स्थानांतरण प्रभावी हुआ, और भारी मात्रा में क्षति कंकालों और लिच जनरलों को स्थानांतरित हो गई। जीवन को बुलाने की क्षमता ने भी इसमें भूमिका निभाई। सारा नुकसान सभी कंकालों और लिच जनरलों के बीच बंट गया। हालांकि वे सभी गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन एक भी कंकाल की मौत नहीं हुई। बुलावे वाले स्थान पर वे आधे दिन से भी कम समय में पूरी तरह से ठीक हो जाते थे। लिन मोयू के लिए तो इससे कोई नुकसान ही नहीं हुआ। आत्मा विनाश का ये हमला मुख्य रूप से शारीरिक प्रतीत होता है। मुझे शारीरिक क्षति से 50% तक प्रतिरक्षा प्राप्त है, जिससे मुझे होने वाली क्षति भी काफी हद तक कम हो गई। लेकिन मुझे भविष्य में सावधान रहना होगा। अगर 2 ड्रैगन सरदार या शीर्ष दानव एक ही समय में आत्मा विनाश कर लेते हैं, तो मैं खतरे में पड़ सकता हूं। अगर मुझे लेवल 60 से ऊपर का कोई बॉस आत्मा विनाश करते हुए मिल जाए, तो शायद मैं भी उसका सामना न कर पाऊं। लिन मोयू ने मन ही मन इस पर विचार किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचा। सम्मना होने के नाते, उनका पेशा अभी भी जादू पर आधारित था। उन्हें सबसे आगे नहीं होना चाहिए। उसने केवल क्षति हस्तांतरण के निष्क्रिय कौशल पर भरोसा किया और इस बिंदु को नजरअंदाज कर दिया। अब उच्च स्तर के दुश्मनों का सामना करते हुए उसे इसे गंभीरता से लेना होगा। अगर मेरे पास भी लिच जनरलों जैसी ही रक्षा प्रणाली होती, तो ये कहीं अधिक सुरक्षित होता। लिच जनरलों के शारीरिक गठन के गुण अत्यंत उच्च थे, और सभी समन में उनकी रक्षा और जीवन शक्ति सबसे अधिक थी। यदि वह लिच जनरलों जैसा बन पाता, तो स्वाभाविक रूप से यह अधिक सुरक्षित होता। लेकिन यह महज एक विचार था, सैद्धांतिक रूप से असंभव। भले ही वह नाइट बन जाए, फिर भी वह लिच जनरलों के स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। लिच जनरलों ने 3 प्रमुख गुणों का त्याग किया, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण गुण था शारीरिक शक्ति। उनके विचार आत्मचिंतन से वापस लौट आए। उन्हें तुरंत ही अनगिनत प्रशंसा भरी निगाहों का एहसास हुआ। किले में मौजूद सभी सैनिक और अधिकांश पेशेवर लिन मोयू की ओर देख रहे थे, मानो किसी लौटते हुए नायक को देख रहे हों। उन सभी ने लिन मोयू को सलाम किया। महामहिम जनरल, नमस्कार, सभी ने एक साथ चिल्लाया। बैंगनी रंग का सैन्य बैज एक शाही आभा बिखेर रहा था। भले ही उस पर कोई सितारे न हो, फिर भी एक ईश्वरीय सेनापति तो ईश्वरीय सेनापति ही होता है। मानव सैन्य प्रणाली में ये सबसे महान अस्तित्व था।
शेनशिया साम्राज्य में साम्राज्य की शक्ति रखने वाले 12 परिषद सदस्यों का पद भी देव सेनापतियों के पद के बराबर नहीं था। जब वे किसी महान सेनापति को देखते थे तो उन्हें भी आदरपूर्वक सलाम करना पड़ता था। शेनशिया साम्राज्य की नींव सेना थी, जो अपूरणीय थी। एक महान सेनापति होना केवल एक पद नहीं था, बल्कि एक योगदान भी था। लिन मोयू ने सभी को सिर हिलाकर सहमति दी। इस भाव मात्र से ही वहां मौजूद सभी सैनिकों को सम्मानित महसूस हुआ। उनके दिलों में ईश्वर सेनापति बनना जीवन भर का लक्ष्य था, और लिन मोयू ने 37वें स्तर पर यह लक्ष्य हासिल कर लिया था। वह एक विलक्षण प्रतिभा थे, इस युग के सर्वोत्कृष्ट प्रतिभावान व्यक्ति। नी जून और झांग कियान कमांड प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे और लिन मोयू को सलाम किया। लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मास्टर झांग, बहुत दिनों बाद मिले। झांग कियान दिल खोलकर हंसी, भगवान जनरल लिन, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे पता था कि आप तब भी असाधारण थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी भगवान जनरल बन जाएंगे। लिन मोयू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यह महज किस्मत थी, उस समय मेरे दीक्षा समारोह की मेजबानी करने के लिए धन्यवाद। अगर कोई और होता तो शायद मैं किसी और पेशे में जागृत हो जाती। ये सुनकर झांग कियान बहुत प्रसन्न हुए। उनका बूढ़ा चेहरा गुलदाउदी की तरह खिल उठा। नहीं नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान जनरल लिन में अच्छी योग्यता है, मैं तो बस स्थानांतरण सरनी की मेजबानी कर रहा था। नी जून हंसते हुए बोला, यहाँ शिष्टाचार की बात न करें, हमारे किले में लड़ाई खत्म हो गई है, अब भगवान जनरल लिन आगे कहाँ जाएंगे? लिन मोयू ने पूछा, अन्य किले कैसे हैं? झांग कियान ने कहा, मैंने अभी पूछा था, वे स्थिर हैं। क्या भगवान जनरल लिन अन्य किलों में सहायता के लिए जाना चाहते हैं? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि वे स्थिर हैं, इसलिए मैं सैन्य सम्मान चुराने नहीं जाऊंगा। इस बार सभी सैन्य सम्मान लेने के लिए मैं यहां मौजूद सभी लोगों से माफी मांगता हूं। लिन मोयू की आवाज सबके कानों तक पहुंची और सबने सिर हिलाकर कहा कि यह अनावश्यक था। हालांकि लिन मोयू ने सभी सैन्य उपलब्धियों को प्राप्त किया, लेकिन उप ड्रैगन सेना को नष्ट करने का श्रेय भी अकेले लिन मोयू को ही जाता है। वे पूरे समय बस देखते रहे, हिले तक नहीं। अगर सैन्य योग्यताओं का वितरण भी किया जाए तो लिन मोयू को बहुमत मिलेगा। उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 ही मिल सकते थे। कुछ 100 सैन्य उपलब्धियों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा लिन मोयू ने सारा काम कर दिया था, इसलिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। इसलिए किसी ने भी लिन मोयू को दोषी नहीं ठहराया। इसी क्षण टेलीपोर्टेशन सरनी रोशन हो उठी और कवचधारी एक योद्धा टेलीपोर्टेशन सरनी से बाहर निकल आया। वह धूल से सना हुआ था, उसके चेहरे पर युद्ध का जोश अभी भी बरकरार था। जाहिर तौर पर वह अभी युद्ध के मैदान से लौटा था। उनके व्यक्तित्व से ही यह आभास होता था कि वे एक उच्च कोटि के पेशेवर हैं। नाइट टेलीपोर्टेशन सरनी से बाहर निकला और तुरंत चिल्लाया, ड्रैगन सरदार कहाँ है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ बहुत सन्नाटा था, युद्ध का कोई संकेत नहीं था। किले संख्या 8 की स्थिति से बिल्कुल अलग। नी जून मुस्कुराया और बोला, ड्रैगन सरदार मर गया है। नाइट एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें चारों ओर घूमने लगी, ये कैसे मरा? तुम में से कोई भी 60वें स्तर का नहीं है, तुम एक ड्रैगन सरदार को कैसे मार सकते हो? वह ड्रैगन सरदार से लड़ चुका था और जानता था कि वह कितना शक्तिशाली था। नी जून ने कहा, ये स्वयं ही नष्ट हो गया, जिसे भगवान जनरल लिन ने विनाश के कगार पर धकेल दिया था। नाइट और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। क्या सभी देव सेनापति किले संख्या 9 में नहीं थे? किला संख्या 6 में कोई कब आया था? लेकिन उन्हें नी जून की बातों पर कोई संदेह नहीं था। नी जून की नजर के बाद उसने लिन मोयू को देखा। उसने लिन मोयू के कंधे पर लगा हुआ चमकीला बैंगनी रंग का सैन्य बैज भी देखा। भगवान सेनापति, कोई स्टार नहीं, फिर भी एक महान सेनापति। वह तुरंत सीधा खड़ा हो गया और लिन मोयू को सलाम करते हुए बोला, देवता नाइट डोंग फैंग, देव सेनापति को मेरा प्रणाम। डोंग फैंग का पद 5 सितारा कर्नल का था, अभी भी भगवान सेनापति बनने से बहुत दूर है। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, नमस्कार कर्नल डोंग फैंग, समर्थन देने के लिए आने के लिए धन्यवाद। डोंग फैंग ने जोर से कहा, मैं आदेशों का पालन कर रहा हूं। यहां भगवान सेनापति के होते हुए एक साधारण ड्रैगन सरदार कुछ भी नहीं है। उन्हें लिन मोयू के स्तर की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।
उसके मन में यह बात जरूर थी कि लिन मोयू ने अपने वास्तविक स्तर को छिपाने के लिए किसी न किसी तरीके का इस्तेमाल किया होगा। लेवल 37 महज एक दिखावा था। कुछ देर बातचीत करने के बाद लिन मोयूनी जून द्वारा किए गए इंतजाम के तहत आराम करने चली गई। वह अभी मूल युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ सकता था, उसे अन्य किलों में चल रही लड़ाइयों के समाप्त होने का इंतजार करना पड़ा। एक छोटे से कमरे में बैठी लिन मोयू ने आह भरते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पलक झपकते ही 37वें स्तर पर पहुंच जाऊंगी। बार बार डंगनों में जाकर अभ्यास न करने से काफी मेहनत बच गई। दुर्भाग्यवश शव विस्फोट कौशल को अपग्रेड नहीं किया गया। संपर्क सेवा की शर्तें।